सो स्टार्टिंग फ्रॉम द स्प्रिंग एंड स्प्रिंग बूट, आपको थ्योरेटिकली पढ़ने के बाद ये अंदाज़ा हो गया होगा कि स्प्रिंग फ्रेमवर्क जो है वो एक फुली फ्रेमवर्क है। उसके साथ हम मिलके दूसरे फ्रेमवर्क्स पे के भी ऊपर काम करते हैं। ये बेसिकली फ्रेमवर्क या का मकसद और मतलब क्या होता है कि हमें सहूलत प्रोवाइड करना, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हम सर्वलेट्स या जेएसपी के अंदर खुद करते हैं या हमें करनी पड़ती हैं, उन चीज़ों में बहुत ज़्यादा आसानी पैदा करना। और उसके अलावा कुछ ऐसे ऊप्स के टर्म्स होते हैं जो हम सर्वलेट्स के अंदर फॉलो नहीं करते। वो इस तरह के टर्म्स होते हैं कि वो होती है लॉन्ग टर्म एक सॉफ्टवेयर के साथ एक रिलेशनशिप, जिसको हम बोलते हैं ना कि कल को डेटाबेस चेंज हो गया, परसों कोई नई इम्प्लीमेंटेशन आ गई, या उसके बाद कोई ऐसी चीज़ आ गई, तो वो सर्वलेट्स में हमें बहुत सारी चीज़ें खुद करनी पड़ती हैं। लेकिन स्प्रिंग फ्रेमवर्क की एक्चुअलिटी को यूज़ करके, उसकी डिपेंडेंसी इंजेक्शंस को यूज़ करके, उसके अलावा जो है उसके इंटरफेसेस बना के हम क्या कर सकते हैं कि एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप कर सकते हैं, एक सपोर्ट रिलेशनशिप जिसको हम बोल सकते हैं विद द प्रोजेक्ट। ठीक है, मतलब दूर की सोच जिसको हम बोलते हैं, उन दूर की सोच भी हम रख सकते हैं कि कल को चार चीज़ें चेंज होती हैं तो किस तरह हो सकता है या क्या हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह की सारी चीज़ें। ठीक है जी। अच्छा, आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन, तो हम देखते हैं कि हम जो है किस तरह प्रोजेक्ट बना सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा जो है मैं आपको पहले ये चीज़ क्लियर कर दूँ कि स्प्रिंग इज़ अ फ्रेमवर्क, लेकिन एक फ्रेमवर्क को बनाने के लिए बहुत सारी कॉन्फ़िगरेशंस वगैरह होती हैं, उसकी कॉन्फ़िगरेशंस करनी पड़ती हैं, उसमें बहुत सारा भड्डा होता है और वो सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन स्प्रिंग बूट क्या प्रोवाइड करता है, उसको हम बोलते हैं प्रोडक्शन रेडी एप्लीकेशन। उसको हम क्यों बोलते हैं कि वो स्प्रिंग में सिर्फ आपसे पूछता जाता है स्टार्टिंग में आपको क्या क्या चाहिए, वो सब आपको प्रोवाइड करता है। इंस्टेड कि आपके मुख्तलिफ चीज़ों के लिए आप मुख्तलिफ चीज़ों से जार फाइल्स ले आओ, उनको सपोर्ट करो, उनको इंपोर्ट करो, ये सारी चीज़ें जो है उसमें कोई भी फड्डा नहीं होता। ठीक है, स्प्रिंग बूट क्या करता है, आपको सारी चीज़ें मिला के उधर ही उधर दे देता है। ठीक है, okay, so I have shared my screen, so can you guys see my screen? यस सर। Okay, good है। अच्छा, हम फर्स्ट प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हैं स्प्रिंग बूट का। मैं आपको बताता हूँ किस तरह एक आप जो प्रोजेक्ट बनाते हो उसमें किस तरह स्प्रिंग बूट आपको फ़ायदा देता है। भाई प्रोजेक्ट बना रहा हूँ मैं, प्रोजेक्ट पे क्लिक किया। अच्छा, सबसे पहले यहाँ पर आ जाओ, ये देखो स्प्रिंग और स्प्रिंग इनिशियलाइज़र, ये स्प्रिंग इनिशियलाइज़र को क्लिक करोगे आप। ठीक है, ये आपको डिफ़ॉल्ट बता रहा है start.spring.io। कल मैंने बताया था spring.io एक वेबसाइट है जहाँ से आप एक साथ बहुत सारी लाइब्रेरीज डाउनलोड कर सकते हो स्प्रिंग की। ये भी उसी से ही डाउनलोड ये करनी तो है। सर मैनेज नहीं करता स्प्रिंग आईओ जो है, ये मैनेज नहीं करता आईओसी को। नहीं, आईओसी को मैनेज नहीं करता है। spring.io जो है वो दिस इज समथिंग डिफरेंट, मैं आपको दिखाता हूँ। आईओसी को स्प्रिंग मैनेज करता है, स्प्रिंग बूट मैनेज नहीं करता है। स्प्रिंग बूट क्या मैनेज करता है कि आपको जेडीबीसी की सपोर्ट चाहिए, आपको देखो मैविन का प्रोजेक्ट चाहिए, जावा का चाहिए, कॉटलिन का चाहिए, ग्रेडल का चाहिए, स्प्रिंग बूट का वर्जन कौन सा हो, ये सारी चीज़ें कौन सा हो, तो ये सारी चीज़ों में आपको वो क्या करता है वो सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ये सारी चीज़ें मिला के आपको एक प्रोजेक्ट बना के दे देता है। ठीक है, तो ये काम करता है स्प्रिंग बूट। अच्छा, मैंने किया नेक्स्ट, ये देखो कॉम डॉट एज एन एक्सएमएल। सेम नेटबीन्स में भी यही होगा ना जो आप कह रहे हैं। नेटबीन्स में आप देख लेना कि किस तरह से इसमें स्प्रिंग का प्रोजेक्ट बनता है। आप जो है वो भी कर सकते हो, गूगल भी करके देख सकते हो कि हम ठीक किस तरह ठीक है सर। प्रोजेक्ट बनाएंगे। ठीक है, अच्छा, मैं इसमें लिखता हूँ कॉम डॉट स्टूडेंट और इस डेमो को बोलता हूँ। ठीक है, ये देखो सपोर्ट मैविन चाहिए, मैविन कॉम चाहिए, तो हम मैविन प्रोजेक्ट के साथ ही जाएंगे। मैं आपको मैविन का भी अपडेट देता हूँ। इसमें बोल रहा है जावा, कॉटलिन, ग्रूवी, कोई भी लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हो। पैकेजिंग जार वार, जावा का वर्जन 14 11 8। ठीक है, और ठीक है डेमो प्रोजेक्ट कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट पे आ जाओ। अब ये वो सारी चीज़ें जिनकी मैं आपको कह रहा था कि स्प्रिंग बूट क्या सपोर्ट प्रोवाइड करता है। देखो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको स्प्रिंग प्रोवाइड करता है कि आपको वेब का काम कोई करना है, कोई टेम्पलेट का काम करना है, एसक्यूएल का काम करना है, नो एसक्यूएल का करना है, मैसेजेस करनी है, ईमेल्स करनी है, टेस्टिंग करनी है, क्लाउड करना है, सिक्योरिटी का काम करना है। ये स्प्रिंग इतना बड़ा है प्रोजेक्ट, ये जो फ्रेमवर्क है। तो ये स्प्रिंग बूट क्या कर रहा है, आपको सारे ऑप्शंस एक साथ दे रहा है।
वो कह रहा है कि जो जो आपको इसमें से चाहिए वो सेलेक्ट करो, जो जो इसमें से चाहिए वो सेलेक्ट कर लो। अब मैं क्या कर रहा हूँ, स्प्रिंग बूट डेव टूल्स, ये डेवलपर कुछ के टूल्स होते हैं कुछ, सही है। उसके अलावा लोम्बो, लोम्बो का भी मैं आपको आइडिया देता हूँ, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इस वेब के आते हैं। वेब में मैं क्या सेलेक्ट करूँगा, यहाँ से स्प्रिंग वेब सीरीज, रेस्ट रिपोजिटरीज में सेलेक्ट करूँगा। गाइस एक एक सेकंड होल्ड कीजिएगा। ओके सॉरी गाइस। अच्छा, कैन यू हियर मी? यस सर। ओके। अच्छा, यहाँ पर मैंने जो है रेस्ट रिपोजिटरीज यूज की हैं। देखें, वेब के अंदर दो चीज़ें हैं, एक तो हम तो या तो फ्रंट एंड इसका बनाएंगे और बैक एंड भी बनाएंगे। अगर हम रेस्ट रिपोजिटरीज यूज़ कर रहे हैं तो इसका हम सिर्फ बैक एंड बनाएंगे। जो मैंने पोस्टमैन आपको सॉफ्टवेयर बोला था, तो पोस्टमैन के थ्रू वो एपीआईज हमें दिख रही होगी, सारी रेस्पॉन्सेज आएंगे, रिक्वेस्ट जाएगी, रेस्पॉन्स आएगा। उसके लिए फिर हम फ्रंट एंड की कोई भी टेक्नोलॉजी एंगुलर वगैरह यूज़ कर सकते हैं। तो स्प्रिंग के अंदर मोस्ट प्रॉब्ली रेस्ट का काम ज़्यादा होता है। और ये देखो, स्प्रिंग सेशन को आपने क्लिक किया ना, जैसे आपका सेशन बन गया। अब आपको सेशन एचटीटीपी रिक्वेस्ट सर्वलेट ये वो कुछ करने की जरूरत नहीं। सर जी रेस्ट एपीआई तो एक प्रोटोकॉल नहीं है जिसमें सोप को हम कहते थे कि वो स्ट्रिक्टली फॉलो द रूल्स करता है, रेस्ट जो है वो किसी भी टेम्प फॉर्मेट में डाटा को कन्वर्ट करता है। दोबारा 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 बोलिएगा उसको। सर ये कहता है रेस्ट एक प्रोटोकॉल नहीं है, हाँ, रेस्ट एक जैसे प्रोटोकॉल, बिल्कुल बिल्कुल, जैसे सोप सोप और सोप होता है, रेस्ट भी इसी तरह होता है। रेस्ट और सोप दो अलग प्रोटोकॉल्स होते हैं। तो सर एक ये है कि डाटा ट्रांसफर करता है और ये कन्वर्ट भी करता है डाटा को।
हाँ हाँ बिल्कुल, ये जेसोन फॉर्मेट जिसको हम बोलते हैं, जेसोन का आपको पता है, जेसोन फॉर्मेट। जी सर, जेसोन में तो फिर सारा डाटा कन्वर्ट होता है, हाँ पीएचपी, जावास्क्रिप्ट, ये सब चीजें आ जाती हैं। हाँ, लेकिन देखो एक मिनट, जो रेस्ट एपीआईज या सोप एपीआईज है ना, वो एपीआई के फॉर्मेटर्स हैं, ठीक है। अब जैसे रेस्ट एपीआईज है ना, उसके थ्रू हम जो है जेसन का क्या बोलते हैं, एक फॉर्मेट रिटर्न होता है हमारे पास बाय डिफॉल्ट। ये देखें, जेसन का एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। ये तो एमएल की तरह आ गया। हाँ, इसलिए यही है, इसको हम एक काम करते हैं, हम जो जेसन डिफरेंस बोल रहा हूँ, ठीक है जी। ये देखो, दिस इज समथिंग लाइक जेसन फॉर्मेट, सही है। इसमें एरेज होती हैं, ऑब्जेक्ट्स होता है, ठीक है, और की और वैल्यू पेयर होता है, मतलब ये उसका की होती है, ये उसका वैल्यू होता है, सही है। इस तरह का जो रेस्पॉन्स हम गेट करते हैं वो रेस्ट एपीआई के थ्रू गेट करते हैं, ठीक है। वी हैव डिफरेंट फॉर्मेट्स एज वेल, हम एक्सएमएल फॉर्मेट भी गेट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, सिंपल हम जो है आपको मैं वो भी दिखाता हूँ, रेस्ट सर ये नोट प्लस प्लस पे भी ऐसे यूज किया जाता है ना? प्लस प्लस पे किस तरह करते हैं? पे होता है सर जेसन फॉर्मेट, जिसमें लिनक्स की हम कोई मैंने डाटा देते तो वो मैंने भी करता था एक्सएमएल और एचटीटीपी में। मैंने ट्राई नहीं किया। अच्छा, ये देखिए सिंपल डिफरेंसेस को भी देखिए। अच्छा, ये देखिए, लेट्स हैव अ शॉर्ट, सोप इज अ प्रोटोकॉल व्हिच वाज डिजाइन्ड बिफोर REST and came into the picture. The main idea behind designing SOAP was to ensure that programmable for different platforms and programming language could exchange data in easier manner. ये सारी चीजें REST के अंदर भी होती हैं, सही है। REST के अंदर होता क्या है, this was designed specifically for working with components such as media components, files, or even objects in a particular hardware device. Any web service that is defined on the principles of REST can be called a RESTful web service. A RESTful service would be used normal HTTP works of GET, POST, PUT and delete for working with the required component. देखिए, सिंपल दोनों के अंदर इस तरह का ही फॉर्मेट होता है कि आप जो है डिफरेंट सर्विसेज या डिफरेंट वेब्स के थ्रू उनको गेट कर सकें, उसकी डेटा को गेट कर सकें। लेकिन रेस्ट के अंदर इसने खुद बताया कि रेस्टफुल के अंदर हमारे पास HTTP के अंदर गेट, पोस्ट, पुट, डिलीट ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। अच्छा, दो चार चीज़ें ये खुद बता रहा है। SOAP is a protocol, SOAP was designed with the specification. It includes a WSDL file which has the required information on what the web service does in addition to the location. REST is architectural style in which a web service सर can ये only be treated. विजडल जो है एक्सएमएल लैंग्वेज होती है? ये सॉरी, विजडल लिखा हुआ डब्ल्यूएसडीएल, ये विजडल लिखा हुआ जो एक्सएमएल लैंग्वेज होती है ये? नहीं, विजडल का मुझे आइडिया नहीं है यार, मैंने कभी यूज़ नहीं की। ये कौन सी लैंग्वेज है, मेरे ख्याल एनीबडी? से एक्सएमएल लैंग्वेज होता है जो मेरे हिसाब से, मैंने एक्सएमएल, एक बार शायद पढ़ा था। एक्सएमएल को हम WSDL क्यों बोल रहे हैं? सर मुझे इतना याद है कि विजडल मैंने एक बार पढ़ा था, उसमें एक्सएमएल लैंग्वेज ही यूज की जाती है। मे भी हो सकता है। ओके, तो ये थोड़ा सा आप जो है ना इनको आप देख लीजिएगा। ये देखो, ये फॉर्मेट इसी तरह का है। ये देखो, ये फॉर्मेट जो है सोप का एक्सएमएल फॉर्मेट ही है, लेकिन ये WSDL जो आप बोल रहे हो ये XML होता है, XMLNS है जो आपको दिख रहा है, लेकिन इसका जो फॉर्मेट है प्योर जेसॉन की तरह है, राइट, की वैल्यू पेयर की तरह, ठीक है जी। तो इनको आप थोड़ा सा देख लीजिएगा इन द मीन टाइम के इन दोनों में डिफरेंस किस तरह होता है। जो रेस्ट का फॉर्मेट होता है वो सिंपल जेसन फॉर्मेट हम यूज करते हैं, ठीक है। अच्छा, रेस्ट रेपोजिटरीज, मूविंग बैक, कमिंग बैक, स्प्रिंग सेशन, रेस्ट रेपोजिटरीज, HAL ब्राउजर, जो आपको चीज चाहिए, इवन स्प्रिंग वेब की सपोर्ट चाहिए एपीआई के साथ साथ वो भी ऐड कर देगा। अच्छा, जब आप वेब पे जा रहे हो तो टेम्पलेट इंजन, थीम लीफ है, अपाची फ्री मार्कर है, और ये पता नहीं मुस्टैची पता नहीं कौन सी है, ये ग्रूवी टेम्पलेट्स, ये सारे टेम्पलेट्स होते हैं जिससे हमारी JSP फाइल्स होती हैं। JSP फाइल्स के कुछ टेम्पलेट्स होते हैं, ये वो टेम्पलेट्स की सपोर्ट देता है। सिक्योरिटी के अंदर स्प्रिंग सिक्योरिटी और स्प्रिंग LDAP, ओक्टा। अच्छा, मैं साथ साथ मशहूर चीज़ें भी बताता जा रहा हूँ। ये दोनों चीज़ें मशहूर चलती हैं, ये पढ़नी है, समझनी है। इसमें से ये दो चीज़ें मशहूर है, पहली और तीसरी, लेकिन ये भी बहुत अच्छी चीज़ है।
और ज्योति भी बहुत अच्छी चीज़ है जो आप यूज़ कर सकते हो। उसके अलावा स्प्रिंग वेब सर्विसेज भी होती हैं इसमें। सर स्प्रिंग सेशन वो तो नहीं है जिस तरह हम सेशन लगाते थे सर्वलेट पे, वो बिल्कुल वाला ऐसा तो ही नहीं है, है ये? बिल्कुल ऐसा ही है, सेशन वाला ही काम तो ये करता है। लेकिन बना बनाया होता है ये? बिल्कुल बना बनाया होता है। जैसे मैंने अभी आपको बोला कि सेशन, इसमें इस फ्रेमवर्क का पता है फ़ायदा क्या होता है? बहुत सारी चीज़ें आपको बनी बनाई मिलती हैं, रेडी टू यूज़ मिलती हैं, ठीक है? ये रेडी टू यूज़ है ना, आप यहाँ से बस सेलेक्ट करो, हो गया आपका काम, राइट? मतलब सर कोड से बच जाते हैं हम? कोड से बच जाते हो आप, और कॉन्फ़िगरेशन से बच जाते हो, मेन चीज़। अच्छा, एसक्यूएल में हमें कौन सी चाहिए, हम क्या यूज़ करने वाले हैं? जैसे जेपीए है, जेडीबीसी है, मायबार्टिस है, लिक्यूबेस है। लिक्यूबेस बहुत अच्छी चीज़ है। और उसके अलावा जो है H2 डेटाबेस है, वो इन मेमोरी डेटाबेस होता है। माईएसक्यूएल ड्राइवर, ओरेकल ड्राइवर, पोस्टग्री एसक्यूएल ड्राइवर। हम यूज़ करेंगे स्प्रिंग डेटा जेपीए, सिंपल स्प्रिंग की अपनी है, ठीक है? ये सर इसका बिल्ट इन जेडीबीसी होता है, मतलब इसके अंदर डाटा वगैरह हम हाँ हाँ, और कर सकते हैं? इसके अलावा इसमें जावा परसिस्टेंस एपीआई होती है। परसिस्टेंस एपीआई क्या होती है? बेसिकली जो हमारी एंटिटीज ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना, उनको ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग, ओआरएम टूल है बेसिकली। ये वही काम हम करने वाले हैं जो आप कल सवाल पूछ रहे थे ना, डाउ पैटर्न का। एक चीज़ तो ये चीज़ जी सर, कि हम जी जी। एंटिटीज के थ्रू डेटा को सेंड करेंगे। दूसरी चीज़ कि हमें छोटी मोटी क्वेरीज नहीं लिखनी पड़ती, हम इसको सिर्फ बताते फाइंड बाय आईडी, फाइंड बाय यूजर नेम। हम इसको ये नहीं बताते सेलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम स्टूडेंट वेयर यूजर नेम इक्वल्स टू दिस, ये कुछ नहीं बताते। हम एक मेथड बनाते फाइंड बाय आईडी, क्वेरी खुद ही बना देता है। ये जेपी होती है, ठीक है? ठीक। इस तरह माई पार्टिस फ्रेमवर्क है। लिक्यूबेस, लिक्यूबेस क्या होती है? आप सिंपल क्वेरीज अपने पास लिखते हो किसी भी लैंग्वेज की, जब यहाँ से स्प्रिंग का प्रोजेक्ट चलता है तो वो क्वेरीज वहाँ जाके एग्जीक्यूट होती है, ठीक है? टोटली डिफरेंट, अलग चीज़। नो एसक्यूएल में आओ, ये बहुत सारी चीज़ें आपके पास अवेलेबल है। मतलब आप इससे सिर्फ अंदाज़ा लगाओ कि हाउ बिग इज स्प्रिंग फ्रेमवर्क इज, और हर मॉड्यूल के अंदर कितनी चीज़ें हैं, ठीक है? वेब सॉकेट है, ठीक है? उसके अलावा वेब सॉकेट आपकी चैटिंग एप्लीकेशंस देखते हो आप, उसके अंदर जी अलीबाबा के सर। अंदर, या दराज के अंदर, या इवन फूड पांडा तो आपने यूज़ ही किया होगा, या फेसबुक के अंदर, वो सारे वेब सॉकेट्स के थ्रू काम करते हैं, ठीक है? और रैबिट एमक्यू, अपाची काफका, ये सारी मैसेजिंग सर्विसेज होती हैं कि आप लाइव मैसेजिंग सर्विसेज अपने प्रोजेक्ट में ऐड करना चाह रहे हो तो वो इसकी तरह हो सकती हैं। काफका स्ट्रीम्स होते हैं। और उसके अलावा क्यूज़ बनाना चाह रहे हो, मतलब बहुत ही हाई लेवल के जो बड़े बड़े काम, बड़ी बड़ी एप्स होती हैं, सब कुछ इसमें है। आईओ के अंदर क्या कर, जावा मेल सेंटर कर सकते हो आप। ईमेल्स आप हमेशा देखते होंगे, जब आप कहीं रजिस्टर होते हो आपके पास ईमेल्स आती हैं, तो ये मेल सर्विस भी आप इसमें कर सकते हो, सही है? इसमें एक्यूटेटर होता है, एडमिन एडमिन सर्वर क्लाइंट। इसमें जो है ओपीएस के अंदर आप जो है अपने प्रोजेक्ट की लाइव देख सकते हो एक्यूटेटर के थ्रू। एक, हाँ, एक्ट्यूएटर। अच्छा, उसके अलावा जो है डेटा लॉग, इन्फ्लक्स, न्यू रिलेक, इसमें जो आधी से ज़्यादा चीज़ें मैंने भी आज तक काम नहीं किया। अच्छा, रेस्ट डॉक्स हैं, ये टेस्टिंग है, सही है? ये आप टेस्ट एपीआईज अपनी लिखते हो, टेस्ट सर्विसेज अपनी लिखते हो, मतलब कि जो आपने एपीआईज लिखी है उनकी टेस्टिंग, यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग आपने सुनी होगी। क्लाउड की चीज़ें, सही है? नेटफ्लिक्स वगैरह वाले जो क्लाउड्स हैं, वो जो किस तरह यूज़ करते हैं। गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पर आप डिप्लॉयमेंट वगैरह करते हो। अली बाबा की सारी इसने सर्विसेज दी हुई हैं, ठीक है? अमेजॉन वेब सर्विसेज की इसने सर्विसेज दी हुई हैं, ठीक है? ये देखो सारी चीज़ें। लेकिन हम इनिशियली क्या क्या कर रहे हैं? स्प्रिंग डेव टूल्स, लोम्बो, ये वेब की दो चीज़ें सर उठाई। सर ये गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म, इस पे क्या काम हो रहा होता है? बेसिकली देखो, गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म में आपको बताता हूँ, AWS का पता है आपको? मतलब ये सारा डाटा अमेजोन वेब सर्विसेज? अमेजॉन वेब सर्विसेज का पता है आपको क्या काम करता है? थोड़ा सा बता दो, ज़्यादा नहीं बता। देखो, AWS इज़ अ टूल फॉर द डिप्लॉयमेंट, और उसके अलावा चीज़ें डिप्लॉय होती हैं, EC2 सर्वर्स बनते हैं वहाँ पर लाइव। आपको लाइव डेटाबेसेस मिलता है, मतलब कि पहले आप जो है डोमेन बाय करते थे, फिर होस्टिंग बाय करते थे, फिर डिफरेंट चीज़ों से डेटाबेसेस बाय करते थे। लेट्स से आपको अपनी जी जी। वेबसाइट लाइव करनी है, आपको क्या क्या चाहिए होगा? कहीं आपका डेटाबेस स्टोर होना चाहिए लाइव, ऐसा ही है? दूसरा, आपकी वेबसाइट कहीं लाइव होनी चाहिए, ऐसा ही है? मतलब तीसरा, ये लाइव सर्वर हमें मिल जाते हैं ये जिसमें हम आपको अपना डाटाबेस रख लेते हैं? बिल्कुल लाइव सर्वर्स मिलते हैं फॉर द डेटाबेस, और आपके पास लाइव, आपके पास वर्चुअल मशीन्स मिलती हैं, लाइव पीसीज मिलते हैं आपके पास, आप बाय करते हो उनसे। मतलब अब वो वाला ज़माना चला सर गया कि एक चीज़ जी, पूछनी थी मैंने कि ये सिक्योर्ड होगा, क्योंकि सारे आजकल की काफ़ी दुनिया गूगल क्लाउड पे ही जा रही है। सर गूगल क्लाउड AWS 100% सिक्योर हैं। इनकी अलग से सिक्योरिटी APIs हैं,
और बहुत सर सारी अगर चीज़ें। सपोज मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अब मैंने दूसरा एक एप्लीकेशन अपनी रखी हुई है, जैसे जायज़ कैश है, इसमें बहुत रिस्ट्रिक्टेड लोगों के यूज़र के अकाउंट होंगे जिसमें पासवर्ड्स होंगे, और एक क्लाउड पे पड़ी हुई है, तो क्लाउड तो कोई भी एक्सेस कर सकता है ना? नहीं, देखो, क्लाउड पे हर किसी का एक यूज़र बना होता है, उस यूज़र का एक पासवर्ड होता है, ठीक है, ऐसा ही है। तो विदाउट पासवर्ड आप किसी और के बंदे के अकाउंट में थोड़ी घुस सकते हो। और उसके अलावा जैसे आजकल सर तो गूगल ड्राइव है। नहीं, गूगल ड्राइव इज़ डिफरेंट थिंग। गूगल ड्राइव इज़ अ, मैं यूँ समझ लूँ, इज़ अ 1% ऑफ AWS सर्विसेज दैट इज़ प्रोवाइडिंग। उसको गूगल ड्राइव के उसमें एस3 बोलते हैं। एस3 क्या होता है कि हम जो है वहाँ पर अपनी फाइल्स, स्टैटिक फाइल्स, फोटोज़, रिपोर्ट्स या बहुत सारी ऐसी चीज़ें हम वहाँ पर सिर्फ स्टोर कर सकते हैं। इट इज़ समथिंग अ हार्ड ड्राइव फॉर अस ऑन द क्लाउड साइड। आपकी जो प्रोफाइल पिक्चर्स हैं, आपकी जैसे प्रोफाइल पिक्चर्स हैं, वो भी आप सेव कर सकते हो आराम से इस तरीके के अंदर, ठीक है। अच्छा, अमेजॉन वेब सर्विसेज का पता चल गया आपको, वो AWS अमेजॉन का है। इसी तरह माइक्रोसॉफ्ट का अज्योर है, इसी तरह गूगल का क्लाउड प्लेटफॉर्म है। तीनों सेम चीज़ है, ठीक है। ये तीनों कंपनीज एक दूसरे से मुकाबले में ही होती हैं। कोई भी एक चीज़ एक ही चीज़ ऐसी बनाता है, वो दूसरा दूसरी बना देता है इसके मुकाबले में, राइट, क्लियर। सर ये क्लाउड क्लाउड मैसेजिंग में और सिंपल मैसेजिंग में क्या डिफरेंस है? क्लाउड मैसेजिंग हम कब यूज करेंगे और सिंपल कब यूज हाँ, देखिए, करेंगे? GCP मैसेजेस जो आप ये वाले देख रहे हो ना, ये वो वाले मैसेजेस नहीं होते। इसको हम बोलते हैं, मुझे एक मिनट नाम याद करने दो। क्यू होती है, इसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं यार। मैंने अभी रिसेंटली इस चीज़ को यूज़ किया था। पबसब, पबसब, GCP पबसब, इसको पढ़ो। ये मैंने यूज़ की हुई है। दिस इज समथिंग लाइक के, मैं आपको किस तरह समझाऊँ, ये क्यू मैनेजमेंट सिस्टम होता है, सही है, कि आपकी रिक्वेस्ट एक दूसरे के पीछे पड़ी होती है। लेट्स से आपने 100 बंदों को ईमेल्स भेजनी, ठीक है। अब 100 बंदों की ईमेल्स एट अ टाइम जब आप निकालोगे तो 100 थ्रेड्स निकलेंगी। जब 100 थ्रेड्स निकलेंगी तो आपका सिस्टम बैठ जाएगा, ऐसा ही है। आप यस क्या सर। कर सकते हो, पबसब यूज करते हो, उसमें क्या करते हो, 1/100 ईमेल्स होती हैं, लाइन बाय लाइन। पहले एक चली गई, सक्सेसफुल हो गई, तो वो क्यू से निकल गई, फिर उसके सेकंड वाला निकलेगा, फिर थर्ड वाला निकलेगा, फिर फोर्थ वाला। दिस इज द मैसेजिंग। इस तरह से, ये सिर्फ ईमेल का मैंने मिसाल दिया। आपने किसी भी बंदे को नोटिफिकेशन सेंड करनी है, सही है, लेट्स से 100 पीपल यू हैव, ठीक है, और 100 पीपल को आपने रमज़ान मुबारक की नोटिफिकेशन सेंड करनी है। अगर आपने 100 नोटिफिकेशन एक साथ निकाली तो आपका बैठ गया सर्वर। तो आप क्या करते हो, वो मैसेजिंग यूज़ करते हो, क्लाउड पबसब यूज़ करते हो, ठीक है। इन पबसब में क्या होता है, ये क्यू सर्विसेज होती है, क्यू, QUEUE। ये डेटा स्ट्रक्चर आपने पढ़ा हुआ होगा। क्यू तो वो नहीं होता कि जिसमें रिक्वेस्ट आती है और मतलब पहली रिक्वेस्ट को देखता है फिर दूसरी को देखता है, यही तो है तो क्यू। क्यू में देखो, लेके चलता है। वही तो मैं आपको बता रहा हूँ। 100 ईमेल्स हैं, 100 ईमेल्स आप एक साथ निकालोगे, आपका सर्वर बैठेगा, ऐसा ही है। क्यू में लेके जाएगा ना फिर। वो आप क्यू में लेके जा, नहीं, अगर आप एक साथ निकालोगे 100 ईमेल्स तो वो क्यू में कैसे जाएंगी, वो तो 100 थ्रेड्स बन के निकल जाएंगी ना। जी सर। अभी मैंने एक सर्वर थोड़ा लूप सा चलाया, डाउन हो गया। मैंने अभी एक लूप चलाया, उस लूप के अंदर मैंने 100 ईमेल्स निकाली, तो 100 थ्रेड्स एट अ जी टाइम सर। बन जाएंगी ना। लूप मेरे लिए रुकेगा थोड़ी, वो थ्रेड बनाता जाएगा ईमेल्स की, ऐसा ही है। लेकिन लेट ऐसे से ही। मैं आपसे ये बोलता हूँ कि सर आपने लूप को तब तक रोक देना है जब तक एक ईमेल सेंड नहीं हो। तो इसको क्या बोलोगे आप, क्यू बोलोगे ना, QUEUE। क्यू का क्या होता है, पहले एक कतार बना ली आपने, 100 ईमेल्स का लूप बनाया। लूप बनाने के बाद आपने मेक श्योर किया कि सबसे पहली वाली चीज़ है वो पहले सक्सेसफुल निकल गई और आपने क्यू से निकाल दी। फिर दूसरे की बारी है, फिर तीसरे की बारी है, क्यू, कतार। बैंक में आप जब जाते हो, बैंक में जब आप जाते हो वहाँ आप लाइन में लग जाते हो ना, या चलो 3 काउंटर्स हैं लेट से। सर ये ना फर्स्ट इन फर्स्ट आउट यूज होगा ना? बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। लेट से बैंक के अंदर एक काउंटर है, आप 3 बंदे हो, तो आप किस तरह जाओगे, एक दूसरे के पीछे। जो सबसे पहले आया, फर्स्ट इन हुआ, वो फर्स्ट आउट हो गया। जब उसका काम खत्म होगा तब तब दूसरे की बारी आएगी। आप 3 बंदे हो, 3 काउंटर्स हैं, आप तीनों अलग थ्रेड्स में फैल जाओगे, ऐसा ही है, राइट। यस सर। अच्छा, नाउ आई हैव कैपेसिटी ऑफ 3 काउंटर्स बट यू आर 300 पीपल, व्हाट डू आई डू देन?
मैं किस तरह करूंगा, आपको मैनेज किस तरह करूंगा, जब सर मेरे क्यों पास कैपेसिटी इतनी है कि मैं 3 ईमेल्स एट अ टाइम भेज सकता हूँ सिर्फ, ठीक है। अदरवाइज मेरा सर्वर बैठ जाएगा, मेरा सर्वर इतना भारी नहीं है। मेरे पास एक कोर है, कोर टू ड्यू है, उस कोर टू ड्यू के अंदर मैं 1000 ईमेल थोड़ी सेंड कर सकता हूँ एट अ टाइम। प्रोसेसर बैठ गया, रैम बैठ गई, किसी एक को भी नहीं जाएगी, आधों को जाएगी, आधों को नहीं भी जाएगी, ठीक है। आपकी बैंकिंग की जो ट्रांजेक्शन होती है वो किस तरह होती है, वो ट्रांजेक्शन क्या बस ऐसे ही धड़ाधड़ होती है, नहीं होती, क्यूज बनी हुई होती है, राइट। और उसके अलावा दूसरी चीज कि जब वो आपकी ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल होती है तो आपको पता चलता है, अनसक्सेसफुल होती है तो भी आपको पता चलता है, या ऐसा ही है बस धड़ाधड़ आपने बस भेज दी ट्रांजेक्शन और आपको पता ही नहीं पड़ा, पैसे कट गए नहीं कटे, ना मैसेज आया ना ईमेल आई, कुछ भी नहीं हुआ। किस तरह काम करता है बैंकिंग, थोड़ा समझाएं मुझे। भाई बताएं किस तरह आप ट्रांजेक्शन करते हो, तो आपको पता चल जाता है ना ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हुई अनसक्सेसफुली, ईमेल मैसेज कुछ पता चलता है नहीं। ये सर मोबाइल पे मैसेज आ जाता है। मोबाइल में मैसेज आ जाता है सक्सेसफुल, आपका बैलेंस कट जाता है, ये भी तो है ना, ये भी तो इसकी यस बैकएंड की सर। सर्विसेज हैं, आपका बैलेंस कटता है, राइट। अच्छा, जहां आपने यस सेंड सर। किया है उसके अकाउंट में बैलेंस आता भी है या यही नहीं आता, आता भी यस सर। तो ये सारी आपके थ्रेड से रिलेटेड चीजें हैं ना, यस सर। ठीक है। जब तक आपकी एक ट्रांजेक्शन कंप्लीट नहीं होती आप दूसरी ट्रांजेक्शन कर सकते हो, या वो लोडर का लोडिंग आती है, लोडर चलता रहता है जब तक आपकी ट्रांजेक्शन कंप्लीट नहीं होती, यस सर लोडर चलता है। लोडर चलता है। आपको 5 बिल पे करने, ठीक है। आप मुझे ये एक तरीका बताओ कि आप 5 बिलों की ट्रांजेक्शन एट अ टाइम कर सकते हो, मोबाइल से कर सकते हो या कहीं से वेब से। नहीं सर, वन बाय वन। वन बाय वन, दैट मीन्स क्यू, बिल 1 पूरा हुआ, बिल 2, बिल 3, बिल 4, बिल 5, इस तरह एक क्यू मैनेजिंग बनती है, ऐसा ही है ना। ठीक है सर। तो ये सही है होती है सर। एक एक कैपेसिटी होती है, एक कैपेसिटी के बाद आपको क्यू यूज करनी पड़ती है, सही है। जीसीबी मैसेजेस, जीसीबी स्टोरेज इज समथिंग फॉर S3, ठीक है। तो ये सारी चीजें इसके अंदर है। ओके, मूविंग बैक टू द पॉइंट, हमने लॉम्बोग यूज किया है, पहले इसका भी फायदा बताऊंगा, और हमने वेब यूज किया और रेस्ट रेपोजिटरी यूज किए, और हमने एसक्यूएल के अंदर डेटा जेपीए यूज किए, इन सारों के फायदे और सारी चीजें हम देख लेंगे। अच्छा, हम कर रहे हैं नेक्स्ट, और प्रोजेक्ट का नाम पूछ रहा है, मैं बोल रहा हूँ हाँ ठीक है। ये कह रहा है प्रोजेक्ट लोकेशन डी स्प्रिंग बूट सर्विस और उसके अंदर स्टूडेंट, ठीक है। ये कर दिया मैंने फिनिश, न्यू विंडो। अब ये देखो ये सारी चीज़ें डाउनलोड कर रहा है मेरे लिए, ये देखो पूरी सारी चीज़ें डाउनलोड कर रहा है, ये देखो ये सारी चीज़ें डाउनलोड कर रहा है। जब डाउनलोड हो जाएंगी फिर मैं आपको बताता हूँ कि ये क्या हुआ, किस तरह हुआ, इसमें लाइब्रेरीज कहाँ ऐड की, और मैविन क्या होती है, फॉर्म क्या होती है, ये भी मैं। अच्छा, मुझे एक सवाल का जवाब दें, लेट से जब मैं एक प्रोजेक्ट बनाता हूँ, मैं उसमें जार फाइल अपने डी से ऐड करता हूँ और वो मेरे पास चल जाता है, लेकिन वो जार फाइल डेटाबेस वाली, जब वो मैं प्रोजेक्ट आपको देता हूँ और आपके पास वो जार फाइल नहीं है, तो क्या आपके पास चल जाएगा प्रोजेक्ट? नहीं चलेगा सर। नहीं चलेगा, क्यों, वजह? क्योंकि वो जार फाइल आपने सिर्फ पाथ दिया था उससे बिल्कुल तो। बिल्कुल, वो एक्चुअल में नहीं थी, वो एक पार्ट था वर्चुअल, राइट। अच्छा, क्यों ना मैं एक ऐसा तरीका निकालूं कि मैं इस तरह का करूं कि लेट से मैं इस तरह का सिचुएशन बनाऊं कि वो जो जार फाइल हो उसका पाथ ना हो, वो डायरेक्ट प्रोजेक्ट के अंदर एग्जिस्ट करती हो, और जब भी आपको मैं वो प्रोजेक्ट भेजूं और आप अपने पास ओपन करो तो वो कुछ डाउनलोड करे और ऑटोमेटिकली उसको पता चले कि यहाँ पर इस चीज़ की ज़रूरत है, और उसके अलावा जो है वो चीज़ें खुद ही डाउनलोड करे और वो सारी डिपेंडेंसीज डाउनलोड कर ले, वो सारी जार फाइल्स डाउनलोड कर ले जिनकी आपको ज़रूरत हो, और आप सिंपली प्रोजेक्ट चला सको। तो इजंट दैट अ गुड थिंग, यस सर। राइट। मतलब कि मैं आपको बताना भी ना पड़े कि भाई ये जार फाइल है, ये डिपेंडेंसी है, ये तो अभी तो हमने एक पे काम किया है। वी नीड 100 ऑफ जार फाइल समटाइम्स, ठीक है। हम जो प्रोजेक्ट अभी बनाने जा रहे हैं हमें 25 जार फाइल्स की ज़रूरत होगी। तो क्या जार फाइल्स में 25 यहाँ अपने पास अलग डाउनलोड करूंगा, जब सर्वर पे अप करूंगा वहाँ अलग डाउनलोड करूंगा, जब आपको मैं प्रोजेक्ट दूंगा चलाने के लिए वहाँ अलग डाउनलोड करूंगा। इसको क्या बोलते हैं, वो इसको बोलते हैं डिपेंडेंसी, राइट।
इस डिपेंडेंसी को हम अगर इंडिपेंडेंट कर दें, इंडिपेंडेंट कैसे, कि प्रोजेक्ट को खुद पता हो कि मुझे ये 25 जार फाइल्स चाहिए, और प्रोजेक्ट खुद इतना कैपेबल हो कि वो 25 की 25 जार फाइल्स खुद ही जाके डाउनलोड करे, और प्रोजेक्ट इतना कैपेबल हो और इतना इंटेलिजेंट हो कि वो खुद ही डाउनलोड करके उसको खुद ही पता चल जाए कि अब सारी डाउनलोडिंग हो गई है, और वो खुद ही अपने पास इस तरह से सेव कर ले कि आपको कुछ वो बताया ही नहीं कि मैंने क्या डाउनलोड किया, कहाँ सेव किया, क्या किया, क्या नहीं किया। सो क्या लगता है, ये अच्छा होगा हमारे लिए या बुरी चीज़ होगी? इंस्टेड ऑफ के आप वो जार फाइल्स डाउनलोड करो और पाथ दे दो, कौन सा बेहतर तरीका होगा? ये वाला सही होगा, क्योंकि सर हमें कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी जार प्रोजेक्ट में। बिल्कुल फाइल इजी है। बिल्कुल। अब ये देखें, इस वक्त कुछ ये डाउनलोड कर रहा है, ये आपको नज़र आ रहा होगा, लोड हो रहा है, डाउनलोड कर रहा है, और नीचे आप देख रहे हो स्प्रिंग कोर, स्प्रिंग बीन्स, हाइबरनेट, ये पता नहीं अपने खुद ही फाइनल जार फाइल्स, और ये साथ साथ में आप ये भी देख रहे हो कि ये यूआरएल भी बता रहा है HTTPS, ये वो, मतलब ये मेरा प्रोजेक्ट इतना इस वक्त इंटेलिजेंट है कि इसको पता है कि मेरे पास जार फाइल्स नहीं है, इसको पता है कि कौन सी जार फाइल किस यूआरएल पे पड़ी हुई है, इसको पता है कि मुझे कहाँ से डाउनलोड करके कहाँ पर रखनी है, और यही प्रोजेक्ट मैं आपको कॉपी करके जब दूंगा और आप जब इंपोर्ट करोगे अपने पास, तो क्या होगा कि इसको पता चल जाएगा कि अब मुझे ये सारी चीज़ें डाउनलोड करनी। तो ये अच्छी चीज़ है, नहीं है? राइट? सर अगर जार फाइल होगी तो वो ज़्यादा इजी होगा, क्योंकि जार फाइल आप उसको वो कर सकते हो, वो उसको प्रोजेक्ट के साथ आप अटैच कर सकते हो। ये भी अच्छी है, लेकिन ये बाद में आपको डाउनलोड करनी पड़ेगी। बिल्कुल ऐसा ही है। और जार फाइल्स आपकी देखो करप्ट भी तो हो जाती है, नहीं होती? कोई भी फाइल है कभी भी डाउनग्रेड हो सकती है, कभी भी करप्ट हो सकती है, या आपके प्रोजेक्ट के अंदर पड़ी है, मैंने जाके डिलीट कर दी, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा ये आप देखिएगा, जब आप इस पर वो करोगे तो ये आपको बोलेगा प्लगइन सजेशंस, कि आप जो है प्लगइन आपने वो की हुई है तो आपको चाहिए इनेबल प्लगइन करके इसको भी ओके कर दीजिएगा साथ में, सही है। ठीक है, ओके कर दें, ये सारी चीज़ें डाउनलोड करेगा। तो ये बोल रहा है रीस्टार्ट करें, तो रीस्टार्ट भी इसको करते हैं, ये पहले सारी डाउनलोडिंग हो जाए, ठीक है। मतलब इसका कि आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, आपने बस एक सिंपल प्रोजेक्ट बनाया, आपको पता, आपने सिर्फ उसको बताया कि ये सारी चीज़ें सिर्फ कर लो, और वो सारी चीज़ें खुद ही कर रहा है, और उसके अलावा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। बस थोड़ा वेट करना है, थोड़ा रिलैक्स करना है, सब आप चलते हुए खुद ही देखो। अच्छा जी, इन द मीन टाइम हम इसके स्ट्रक्चर पे आ जाते हैं। देखो सिर्फ ये देखो, यहाँ पर सोर्स, मेन, जावा, रिसोर्सेज, फॉर्म, स्टूडेंट, ये आपके पास मेन क्लास इसने बना दी। अच्छा, सबसे अहम चीज़ ये होती है pom.xml, इसको बोलते हैं डिपेंडेंसीज, ठीक है। अच्छा, मतलब कि इस प्रोजेक्ट को कैसे पता चलता है कि मुझे किस किस जार फाइल की ज़रूरत है, और अगर आप कल को कोई और एक्स्ट्रा जार फाइल की ज़रूरत होगी तो वो आप कहाँ से इंपोर्ट करोगे ऑटोमेटिकली। ये एक्सएमएल टाइप बनी हुई होती है pom.xml, इसके अंदर ये डिपेंडेंसीज के टेग के अंदर हर डिपेंडेंसी यहाँ पर लिखी हुई होती है कि इसमें ये वाली लाइब्रेरी भी चाहिए, 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 ये वाली लाइब्रेरी भी चाहिए। कल को आपको कोई और भी लाइब्रेरी चाहिए होगी तो आप क्या करोगे, ये सिर्फ यहाँ पर डिपेंडेंसी लिखोगे। अच्छा, अब वो लिखने की किस तरह आपको पता चलेगा कि मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, या किस तरह सर्च करोगे? देखो यहाँ पर लिखोगे मैविन डिपेंडेंसी फॉर माई एसक्यूएल कनेक्टर। वैसे आप जार फाइल डाउनलोड करते थे, अभी आपको जार फाइल डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं, आप ये कोड कॉपी करके पेस्ट करोगे तो आपके लिए जार फाइल खुद ही डाउनलोड की जाएगी, ठीक है। क्या ये फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ? पहली सबसे चीज़ मुझे बताएं। यस सर। फ़ायदा हुआ। ये देखो डिपेंडेंसी, ये डिपेंडेंसी यहाँ ख़त्म हुई, इस बड़े टैग के अंदर कहीं भी आप ऊपर रख लो, या एक डिपेंडेंसी ख़त्म होने के बाद यहाँ पर पेस्ट करो। 1 मिनट ये ख़त्म हो जाए तो मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह डिपेंडेंसी आप ऐड कर सकते हैं। सिंपल क्या होगा, एक मरतबा आपने यहाँ ऐड कर ली, आपके लिए भी डाउनलोड कर देगा और आपके प्रोजेक्ट में भी ये डिपेंडेंसी डाल देगा
कि मुझे इस चीज़ की हमेशा ज़रूरत पड़ती है कि जब भी ये मैं प्रोजेक्ट चलाता हूँ। ठीक है, चलिए सारी चीज़ें डाउनलोड चल रही हैं अभी। अच्छा, इन द मीन टाइम फुरकान आप मुझे अपडेट दे दें अपनी कि आपने स्प्रिंग में क्या क्या देखा, क्या क्या पढ़ा। हेलो फुरकान, यू देयर? हाँ जी सर। जी, आपने क्या क्या देखा स्प्रिंग के अंदर, क्या क्या पढ़ा? सर जितनी चीज़ें आपने बताई थी मैंने सारी देख ली हैं और मुझे मोस्टली उनमें से पहले पता भी थी। प्लस मैं वीडियो देख रहा था, वो वीडियो भी मैंने पहले देखी हुई है। ठीक है, और आपका तो मैंने सब कुछ देखा हुआ है। और प्रैक्टिकली हैंड्स ऑन है आपका, स्प्रिंग के ऊपर पहले से काम किया हुआ है? सॉरी सर। स्प्रिंग के ऊपर पहले काम किया हुआ है आपने? स्प्रिंग बूट के ऊपर पहले काम किया हुआ है? सर स्प्रिंग पे काम किया हुआ है मैंने। बूट का मुझे याद नहीं है, लेकिन स्प्रिंग और स्प्रिंग एमवीसी पे काम किया हुआ है मैंने। स्प्रिंग एमवीसी भी स्प्रिंग बूट का ही पार्ट है। जब आपको एमवीसी चाहिए तो वेब को ऑन करके आप चेक करके बोल देते हो। ये स्प्रिंग बूट कुछ भी नहीं है। स्प्रिंग बूट क्या करता है मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि आपको सिर्फ ये डिपेंडेंसीज डाउनलोड करके देता है, आपको जो जो चीज़ चाहिए होती है बस। दिस इज स्प्रिंग बूट। यू आर वर्किंग ऑन स्प्रिंग रेस्ट, स्प्रिंग एमवीसी जो आप काम है आप वो सारा कर रहे हो खुद। अच्छा जी, अच्छा मैं ये वाली डिपेंडेंसी क्यों डाउनलोड कर रहा हूँ माइस्क्यूएल की? क्योंकि मैं डेटाबेस की कनेक्टिविटी बनाने वाला हूँ। ठीक है, और उस डेटाबेस की कनेक्टिविटी के लिए मुझे वो चाहिए होती है ये डिपेंडेंसी जार फाइल डाउनलोड करने के लिए। अच्छा, दूसरी चीज़ इन द मीन टाइम, ये एप्लीकेशन रिसोर्सेज के अंदर एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज फाइल आप देख रहे हो, ये वो जगह है जहाँ पर आप अपना कनेक्शन स्ट्रिंग बनाते हो। ठीक है, मतलब आपको डीपी ऑपरेशन, क्लास बनाने की और कनेक्शन बनाने की और ये इस तरह की कोई भी चीज़ें बनाने की कोई ज़रूरत नहीं। ठीक है, अच्छा अब उसके लिए क्या करोगे? स्प्रिंग बूट एप प्रॉपर्टीज कनेक्शन स्ट्रिंग JDBC। सर इसका बना बनाया कोड वहाँ आपको मिल जाता है आराम से, वहाँ से उठाओ, कॉपी पेस्ट करो। वही तो कर रहा हूँ। ये भी डिपेंडेंसीज में आती है जो हम इम्प्लीमेंट करते हैं? नहीं, ये डिपेंडेंसीज में नहीं आती। ये बेसिकली वो वाली चीज़ है, जैसे हम डीबी कनेक्शन क्लास बनाते हैं ना, तो डीबी कनेक्शन क्लास बनाने के लिए हमें जो वो करनी पड़ती है ना, कनेक्शन स्ट्रिंग बनानी पड़ती है कि इस डेटाबेस से जाके कनेक्ट करो। तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ से कर रहे हैं। अच्छा, इसमें मुझे सिंपल है यार, इसमें मेन क्लास में जाके जो JDBC का कोड होता है वो पेस्ट करते हैं, उसके बाद सेटर गेटर अप्लाई करते हैं और उसके बाद वो ऑब्जेक्ट कॉल करते हैं, आपका प्रोजेक्ट चलना शुरू हो जाता है। और अगर आपके डिपेंडेंसीज की कोई इशू है, यानी आपकी कोई जार फाइल में इशू है, तो वो ढूंढ के लगानी पड़ती है उसमें बूम एक्सएमएल में। नहीं है। बाकी सिमिलर टू सर्वलेट। देयर आर मोर सिंपलेस्ट वेज। अच्छा जी, ये देखो, ठीक है, ये तीन चीज़ें शायद हम पहले उसी के अंदर कर रहे थे। क्या कहते हैं, कनेक्शन स्ट्रिंग जब हम डीबी ऑपरेशंस कर रहे थे, डेटाबेस JDBC MySQL, उसके बाद आप यहाँ पर लोकल होस्ट 3306 लिखोगे और यहाँ पर स्लैश करके टेस्ट लिखोगे। ठीक है, और उसके अलावा यहाँ पर यूज़र नेम लिखते हो, यहाँ पर पासवर्ड आप नल कर रहे थे तो यहाँ पर पासवर्ड आप नल ही कर दो।
इसके अलावा यहाँ पर आप लिखोगे लोकल होस्ट, दिस इज सेम, ठीक है। अच्छा, हमारे डीबी का नाम क्या है? हमारे डीबी का नाम है स्कूल, ठीक है, यहाँ पर स्कूल, ठीक है। अच्छा, यूज़र नेम क्या है हमारा? ठीक है। अच्छा, इसके बाद सर्वर टाइम जो होता है वो देखते हैं, इसके अंदर हमने क्या किया हुआ था। ये सेम आपको याद है ये वाला काम सामा, ये वाला काम याद है आपको? जी सर, डीबी ऑपरेशन ये का आपने हाँ, ये सारी डीबी कनेक्टिविटी सही है। इस पूरी कनेक्टिविटी को हम स्प्रिंग के अंदर किस तरह कर रहे हैं, प्रॉपर्टीज फाइल के, ठीक है। सेम स्प्रिंग डेटा सोर्स यूआरएल, स्प्रिंग डेटा सोर्स यूजर नेम, स्प्रिंग डेटा सोर्स पासवर्ड, पासवर्ड कुछ भी नहीं है, नल होगा, यूजर नेम रूट होगा, ओके। अच्छा, लेकिन इसकी जार फाइल डिपेंडेंसी भी हमें चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब इसके लिए मैंने आपको बताया था, यहाँ पर गए, चलो इसको बंद करो, ये वाले, ठीक है। इसको कॉपी किया, ये देखो पेस्ट किया, पेस्ट करने के बाद इसको सेव करते हैं और यहाँ पर ये पूछ रहा है कि मेवन प्रोजेक्ट नीड्स टू बी इंपोर्ट, मैंने कहा इनेबल ऑटो इंपोर्ट। अब ये खुद डाउनलोड करेगा और इसने डाउनलोड कर दिया, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ करने के लिए अब जो है, पहले तो मैं इस एप्लीकेशन को बंद कर देता हूँ, ये बताने वाली है। अच्छा, ये अब ये कह रहा है कि आपको जो है रीस्टार्ट करना पड़ेगा लोमबोक इस्तेमाल करने के लिए। हम इसमें देखते हैं कि लोमबोक के लिए यूज़ करना पड़ेगा या नहीं। ऑलराइट, ये हमारा डेटाबेस की कनेक्टिविटी हो गई और ये हमारा डाउनलोड हो गया। अच्छा, ये हमारी यहाँ पर मेन फाइल पड़ी हुई है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन वाली, ठीक है। और इसके अंदर स्प्रिंग एप्लीकेशन डॉट रन, इसने कुछ खुद ही लिखा हुआ है। आपने क्या करना है, इसको यहाँ से रन करना है और देखना है कि इफ़ एवरीथिंग इज़ वर्किंग फाइन, लेट्स से। ठीक है जी, ये फर्स्ट टाइम बिल्ड हो रहा है और इसमें मैंने डेटाबेस की कनेक्टिविटी के लिए कितना आसान काम किया, डिपेंडेंसी ऐड करने के लिए कितना आसान काम किया, और आपको अभी से ही फील हो रहा होगा कि ये और आगे चल के कितना फ़ायदा और कितनी आसान चीज़ें हमें दे सकता है, ठीक है। हम देखते हैं कि विदाउट एरर एवरीथिंग इज़ वर्किंग फाइन और नॉट, तब हो गया जी। ये आ गया, पोर्ट 8080 वाज ऑलरेडी इन यूज्ड। अब पोर्ट 8080 कौन यूज़ कर रहा है, ये यूज़ कर रहा है, तो करते हैं कंट्रोल, अब ट्राई करते हैं दोबारा। कोड पहले से चल रहा था, ये इस वजह से एरर दे रहा है। ठीक है जी, ये देखो ये बता रहा है स्टार्टेड स्टूडेंट एप्लीकेशन इतने सेकंड्स में, और ये बता रहा है कि ये जो है सारी चीज़ें ये इस पोर्ट पे चल रही है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ ब्राउज़र पे जाऊँगा और यहाँ पर लिखूँगा लोकल होस्ट 8080। ये देखो जी, इसने जेसॉन फॉर्मेट में कुछ भी रिटर्न किया, इसने बाय डिफ़ॉल्ट एक चीज़ रिटर्न कर दी मुझे, लोकल होस्ट 8080 पे। नज़र आ रही है आपको गाइस, नज़र आ रही है? यस सर, यस ठीक सर, है। यस अब सर। इस 2 यस मिनट्स, सर। इन 2 मिनट्स के अंदर हमने क्या काम किया, पूरा का पूरा स्प्रिंग का फ्रेमवर्क खड़ा कर दिया। उसके अलावा हमने डेटाबेस की कनेक्टिविटी बना दी, ये डेटाबेस के साथ कनेक्ट भी हो गया। उसके अलावा हमने डेटाबेस की जार फाइल की कनेक्टिविटी इसमें डाल दी, डिपेंडेंसीज के अंदर डाल दी। उसके अलावा हमारी जो है बनी बनाई एप्लीकेशन अप हो गई। अब ये रेडी हो गया, 10 मिनट के अंदर हमारी एप्लीकेशन रेडी हो गई, ठीक है। अब हम इसमें जो चाहें स्टार्ट ले सकते हैं, जो चाहें काम कर सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा, अब जो है हम डिफरेंट फोल्डर्स और डिफरेंट सारी चीज़ें बनाएंगे और इसमें हम काम स्टार्ट करेंगे। अच्छा, सबसे पहली चीज़ हमें रेस्ट एपीआई बनानी। हम रेस्ट एपीआई किस तरह बना सकते हैं, देखें। सबसे पहले मैं यहाँ पर फोल्डर बनाऊँगा, पैकेज, यहाँ पर लिखूँगा रेस्ट,
जावा क्लास, इसको बोलते हैं हेलो एपीआई या हेलो कंट्रोलर। ठीक है जी। अच्छा, अब उसके अंदर यहाँ पर आप जब भी कंट्रोलर बना रहे हो, कंट्रोलर क्या होता है कि बाहर से आप उसका यूआरएल का पाथ दोगे और ये मेथड कॉल हो जाएगा। ठीक है, आप ऐसे उसको बोलते हो रेस्ट कंट्रोलर। ठीक है, रेस्ट कंट्रोलर, ये क्लास बन गई, रेस्ट कंट्रोलर बन गई। अब मैंने एक मेथड बनाया पब्लिक स्ट्रिंग ग्रीटिंग्स। ठीक है जी, और यहाँ पर मैंने रिटर्न किया हेलो फ्रॉम स्प्रिंग बूट कंट्रोलर। ठीक है, ये मैंने मैसेज यहाँ से रिटर्न किया। अब इसकी यूआरएल हम बनाएंगे। ठीक है, मतलब इस 8080 के बाद हमारे पास इसके अंदर कितने सारे मेथड्स होंगे, हमारे पास इसके अंदर कितने सारे क्या बोल सकते हैं कि क्लासेस होंगी। तो हर क्लास का एक डिफरेंट यूआरएल होगा, उस यूआरएल के थ्रू उस क्लास तक हम पहुंच सकेंगे। मैं इसमें लिखता हूँ ये गेट की एपीआई है। मैं इसमें गेट और पोस्ट, आपको याद होगा हमने काम किया था, डू गेट डू पोस्ट, राइट। और हर सर्वलेट की हम रिक्वेस्ट मैपिंग करते थे कि स्लैश हेलो, सर। हेलो स्लैश हेलो का मतलब क्या है कि ये इस सर्वलेट पे जाएगा। तो इसमें भी हम यहाँ पर बनाते हैं कि स्लैश हेलो लिखें या क्या लिखें या गेट लिखें या मैपिंग करेंगे आप यहाँ पे सर? मैपिंग करेंगे, बिल्कुल। अब मैंने इसमें क्या लिखा कि भाई आप जो है स्लैश ग्रीटिंग्स, ठीक है, स्लैश ग्रीटिंग्स पे यहाँ आ जाना और ये रिटर्न कर देना यहाँ से। ठीक है, मैंने कंट्रोल एस किया, इसको कॉपी किया और इसको सर्वर को दोबारा अप एंड रन किया। मतलब ये वाला तब कॉल होगा जब स्लैश ग्रीटिंग्स होगा, उसका जो रिटर्न का मेथड गेट करने का होगा वो गेट होगा, पोस्ट नहीं होगा। ठीक है जी, अब यहाँ पर दोबारा आ जाते हैं, इसको सिंपल रन किया, वही रिस्पॉन्स आ गया। अब उसके बाद हमने ग्रीटिंग्स लिखा, देखो जी आ गया हेलो फ्रॉम स्प्रिंग बूट कंट्रोलर। अच्छा, मैंने ग्रीटिंग की जगह ग्रीटिंग लिखा तो ये देखो ये एरर फेंक रहा है, ये कह रहा है कि एप्लीकेशन इज नो एक्सप्लिसिट मैपिंग फॉर स्लैश एरर सो यू आर सीइंग दिस एज फॉल बैक। मतलब कि स्लैश एरर ये ऑटोमेटिकली कब कॉल कर देता है, जब इसको कोई कंट्रोलर नहीं मिलता तो ये स्लैश एरर कॉल कर देता है। मतलब स्लैश एरर के साथ हमें कोई एक एरर कंट्रोलर बनाना होगा। ठीक है, यहाँ पर आ जाते हैं, यहाँ पर जावा क्लास और यहाँ लिखते हैं एरर कंट्रोलर। ठीक है, हेलो कंट्रोलर के अंदर आए, इसको कॉपी करते हैं, सी यहाँ आ गए और इसको यहाँ पर पेस्ट करते हैं, किसके साथ, स्लैश एरर के साथ, और यहाँ इसको कर देते हैं रेस्ट कंट्रोलर। ठीक है जी। अच्छा, अब उसके बाद जो है स्लैश एरर हो गया, यहाँ पर इस मेथड का नाम भी एरर रख देते हैं और इसको बोलते हैं भाई नो एपीआई फाउंड। ठीक है जी, अब चलाते हैं इसको, दो कंट्रोलर्स हमारे बन गए। स्टार्ट हो गया, स्लैश एरर पे फिर भी नहीं आ रहा। ठीक है, देखते हैं इस बात को। अच्छा, हेलो फ्रॉम स्प्रिंग बूट कंट्रोलर। ठीक है, अच्छा अब देखो एक चीज़ सबसे पहले नोट कर लेना, वो ये कि हम कंट्रोलर कब कब बनाएंगे। अच्छा, मुझे ये बताओ, हम सबको ये बताए कि एक क्लास क्या होती है। एक क्लास जब हम बनाते हैं उसके अंदर जो है हम उससे रिलेटेड काम करते हैं। ठीक है, लेट से अब मुझे एक मेरा स्टूडेंट है और एक मेरा बुक है, मुझे दोनों के डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं। किस तरह, स्टूडेंट का ऐड, अपडेट, डिलीट, रिट्रीव जो कुछ भी होगा वो उसके लिए मैं एक अलग कंट्रोलर बनाऊंगा, बुक के लिए मैं अलग कंट्रोलर बनाऊंगा। ठीक है, अच्छा हर कंट्रोलर के साथ साथ जो भी सारी चीज़ें होंगी वो डेटाबेस के अंदर भी जाएंगी।
ठीक है, राइट। अच्छा, डेटाबेस के लिए जाने के लिए मुझे एंटिटी बनानी पड़ेगी, मुझे सर्विस बनानी पड़ेगी, मुझे कंपोनेंट बनाना पड़ेगा, और एक फुल किस तरह हम लेके चलते हैं चीज़ों को, अब मैं वो बनाने जा रहा हूँ। अब क्या करने जा रहा हूँ कि मैं एक स्टूडेंट को सेव करने जा रहा हूँ किसके अंदर, यहाँ पर आते हैं, डेटाबेस के डेटाबेस अंदर में। आते हैं, ये स्कूल के अंदर मेरा एक स्टूडेंट का क्लास है। अब इस सिर्फ एक स्टूडेंट को ऐड करने के लिए हम किस तरह एक डिफरेंट चीज़ों से जो है घूम के वहाँ तक पहुँचेंगे, वही हम जो है पूरी वैलिडेशंस रखेंगे, हमें जो रिक्वायर्ड चीज़ें होंगी वो रिक्वायर्ड चीज़ें हम रखेंगे, ठीक है। उसके अलावा जो है हम चेक करेंगे कि हमारे पास रिक्वायर्ड फील्ड्स कौन कौन सी हैं, अगर वो नल तो नहीं है, अगर नल है तो हमें वो वहाँ से एरर फेंकना होगा, वापस रिटर्न करना होगा, ठीक है जी। अच्छा, अब देखो ये मैंने डिलीट कर दिया, ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ पर क्या बना रहा हूँ, रेस्ट के अंदर सबसे पहले बनाऊंगा स्टूडेंट कंट्रोलर, स्टूडेंट कंट्रोलर, ठीक है। इसमें मैं अभी कुछ भी नहीं कर रहा, हेलो कंट्रोलर बना रहे हैं। अच्छा, रेस्ट को छोड़ें, सबसे पहले हमें एंटिटी बनानी होगी एक, पैकेज के अंदर आए, वहाँ पर लिखें एंटिटी, ठीक है। अच्छा, एंटिटी के अंदर हम जो है यहाँ पर जावा की क्लास बनाएंगे, उसका नाम क्या रखेंगे, स्टूडेंट। क्यों? क्योंकि हम इसको मैप करने वाले हैं किससे, स्टूडेंट से, ठीक है। सिंपल यहाँ पर आ जाओ, स्प्रिंग एंटिटी क्लास एग्जाम्पल डेटा, यहाँ पर आ जाओ, छोड़ो सारी चीज़ों को, डिपेंडेंसीज को छोड़ दो, ये देखो, ठीक है जी। ये @entity सबसे पहली चीज़, ठीक है। सबसे पहली चीज़ इसको आप बताओ कि यू आर एन एंटिटी। उसके बाद इसको बताओ कि टेबल का नाम क्या है, टेबल नेम इक्वल्स टू स्टूडेंट, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद इसके अंदर फील्ड्स कौन कौन से, पहले हम फील्ड्स खुद ही रख देते हैं, फिर हम आते हैं, हम इसके अंदर यूज़र नेम, पासवर्ड, आईडी, नेम, एज, रोल, क्लास, स्कूल, ग्रेड, सारी चीज़ें रख देते हैं। अच्छा, ये सारी स्ट्रिंग है, यूज़र नेम यहाँ पर स्ट्रक्चर के अंदर आते हैं, जिस तरह जो जो इनका टाइप है, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग इंट, स्ट्रिंग इंट, स्ट्रिंग इंट, स्ट्रिंग स्ट्रिंग, ठीक है। सबसे पहले यूज़र नेम रखते हैं यहाँ पर, प्राइवेट स्ट्रिंग प्राइवेट स्ट्रिंग पासवर्ड, ठीक है। उसके बाद कौन सी चीज़ें, आईडी, प्राइवेट इंट आईडी। हमने इनकैप्सुलेशन पढ़ी हुई है भाई, सर वही वाला काम करने जा रहा हूँ। अच्छा, प्राइवेट स्ट्रिंग नेम, प्राइवेट इंट एज, प्राइवेट स्ट्रिंग ओके भाई, प्राइवेट स्ट्रिंग रोल नंबर, उसके बाद इंट क्लास, उसके बाद जो है स्कूल नेम और ग्रेड, प्राइवेट स्ट्रिंग स्कूल नेम, प्राइवेट स्ट्रिंग ग्रेड। अच्छा जी, अब इन दो चीज़ों को एक मिनट के लिए छोड़िए, आप क्या करने जा रहे हैं, यहाँ पर एरर क्यों आ रहा है भाई, सर ये वही डॉग क्लास टाइप बना रहे हैं आप? हाँ, एंटिटी ये क्लास जो है ना, क्लास इसका कीवर्ड है, तो हम इसको क्लास नंबर बोलते हैं, एक कौन सी क्लास है, ठीक है। अच्छा, अब जो है मैं एक सिंपल काम कर रहा हूँ,
मैं इस स्टूडेंट एप्लीकेशन के अंदर यहाँ मेन मेथड के अंदर आ रहा हूँ। मैं क्या काम कर रहा हूँ, पुराना वाला वो ये काम कर रहा हूँ कि मैं ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ किसका, एंटिटी का, स्टूडेंट की एंटिटी, स्टूडेंट न्यू, जैसे हम मेन मेथड में बनाते हैं, ठीक है। मैंने बोला st डॉट, मुझे कोई भी फील्ड क्यों नजर नहीं आ रही, फुरकान आप बताओ मुझे। सर इनकैप्सुलेशन हुई है। तो क्या हुआ, इनकैप्सुलेशन तो मैंने कुछ भी नहीं की उसमें, अभी मुझे फील्ड नजर क्यों नहीं आ रही? सर प्राइवेट जितने भी प्राइवेट वो की वजह से, ठीक है प्राइवेट ठीक है। अच्छा अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक मैं छोटी सी चीज़ करने जा रहा हूँ। जहाँ पर मैंने यहाँ पर लिखा डेटा और कुछ भी नहीं लिखा, मैं वापस आ गया स्टूडेंट एप्लीकेशन के अंदर और मैंने st डॉट किया तो भी मुझे नज़र नहीं आ रहा। एक मिनट, मुझे शायद रीस्टार्ट करना पड़ेगा, जो बोल रहा था ना रीस्टार्ट करना है। एक सर मिनट मैं इसको सर्वर, डाटा को आपने डाटा टाइप कुछ दे ही नहीं है। लेट मी रीस्टार्ट इट, लेट मी रीस्टार्ट इट। शायद हो सकता है रीस्टार्ट के बाद तो मैंने जो है क्या किया कि लोडिंग कंप्लीट स्लो। ठीक है जी, अब ट्राई करते हैं st डॉट, ठीक है जी। अच्छा मुझे ये बताएं, गेट एज आ गया, गेट क्लास नंबर आ गया, गेट ग्रेड आ गया, गेट आईडी, गेट नेम, गेट पासवर्ड, ये सारे गेटर नज़र आ रहे हैं और ये सारे सेट एज, ये सेटर्स और गेटर्स आपको नज़र आ रहे हैं या सिर्फ मुझे नज़र आ रहे हैं? सर नजर आ रहे हैं। सारे नज़र आ रहे हैं। अच्छा स्टूडेंट क्लास के अंदर आपको कुछ नज़र आ रहा है यहाँ पर सेटर और गेटर का कुछ? फील्ड्स के अलावा सेटर गेटर नज़र आ रहे हैं? उसामा आपको नज़र आ रहे हैं? नहीं सर। नहीं, लेकिन वहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं कि आप उनको एक्सेस कर सकते हो सेटर और गेटर को? आ रहे हैं आपको नज़र? या जी सर, आप आ रहे हैं। अब आ रहे गेट हैं, नेम। ठीक है। सारा सेट भी आ रहे हैं, सेट ए, सेट क्लास नंबर, सेट ग्रेड, यस सर। सेट आईडी सब आ रहे हैं।
इसका मतलब ये है कि कुछ जादू हुआ है इस तरह का कि आपको यहाँ इस क्लास में नजर नहीं आ रहे, लेकिन क्लास के बाहर सेटर्स और गेटर्स अवेलेबल हैं, और जब वो अवेलेबल है इसका मतलब ये काम भी करेंगे, राइट? राइट। अच्छा, ये कमाल है लोम्बोक का, ठीक है? ये आप यहाँ सर पर किसका? लोम्बोक, प्रोजेक्ट लोम्बोक इसको बोलते हैं। इंपोर्ट किया मैंने लोम्बोक डॉट डेटा, और ऊपर सिर्फ मैंने एनोटेशन दी है। ये एनोटेशन क्या काम करती है कि जब आपका क्लास एग्जीक्यूट होता है, या जब आपका क्लास रन होता है, या जब आपका क्लास इन मेमोरी होता है, तो ये क्या करता है, इसकी सारी फील्ड्स उठा के सेटर्स और गेटर्स खुद बनाता है। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, आपको ना कोड लिखने की ज़रूरत है, या आपके कोड की बचत है, या आपके टाइम की बचत है, और ये आपको फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। ये कौन सी एनोटेशन है? ये डेटा एनोटेशन है, सही। अगर मैं इसको अभी ख़त्म कर देता हूँ और मैं स्टूडेंट एप्लीकेशन के अंदर आता हूँ और यहाँ लिखता हूँ स्टूडेंट st इक्वल्स टू न्यू स्टूडेंट st डॉट करता हूँ, तो आपको नज़र आ रहा है कोई सेटर या गेटर? नहीं नजर आ रहा नहीं आ कुछ रहा। भी। लेकिन जब मैं यहाँ पर आता हूँ और इसको एनोटेशन देता हूँ डेटा, डेटा क्या करता है? इट सेट्स द सेटर्स एंड गेटर्स फॉर यू। और जब आप यहाँ पर st डॉट करोगे तो ये नज़र आ रहा है गेट एज, गेट क्लास नंबर, गेट ग्रेड, गेट आईडी, गेट नेम, और साथ में सेटर्स। इदरीस आपको भी नज़र आ रहा है? सर ये इंटरव्यू में मुझसे क्वेश्चन हुआ था। ये सर। ठीक है, तो दिस इज द जी। फुरकान आप बता रहे थे इंटरव्यू में क्वेश्चन हुआ था, क्या क्वेश्चन हुआ था? यही कि लंबो क्या होता है। ये आपको समझ आ गया 2 मिनट के अंदर? दिस इज़ वेरी यूजफुल थिंग, और यही फ़ायदा होता है प्रोजेक्ट्स का कि आपको फ्रेमवर्क्स का कि आपको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। 2 मिनट के अंदर हमारा पूरा डेटाबेस कनेक्टिविटी बन गई, 5 मिनट के अंदर प्रोजेक्ट बन गया, 2 मिनट के अंदर हमारी एंटिटी क्लास बन गई, जो हमें चीज़ें चाहिए थी सिर्फ हमने वो लिखी, खुद ही सेटर गेटर्स बन गए, सही है। ये लोम्बोक ने स्प्रिंग के साथ मिलके आपको एक फैसिलिटी प्रोवाइड की कि यू हैव डिफॉल्ट गेटर्स एंड सेटर्स सारे आपके पास अवेलेबल हैं, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा आपके पास ऑल आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर भी अवेलेबल होता है कि आप जब कंस्ट्रक्टर के अंदर से ये सारी चीज़ें भेजना चाह रहे हो तो भी आ जाएंगी, ठीक है। अच्छा, अब जो है ये हमारा स्टूडेंट बन गया। अब इसके अंदर हम देखते हैं कि इनको मैप कैसे किया जाता है। मैपिंग के लिए मैंने 2 चीज़ें यहाँ ऑलरेडी लगाई हैं कि दिस इज़ द एंटिटी, और इसकी टेबल का नाम ये है, ठीक है। अच्छा, उसके अंदर हर कॉलम का नाम क्या है? यूज़र नेम की जो डेटा आप इनपुट करोगे, डेटा को सेट करोगे, तो वो कौन से कॉलम में जाएगा? समझ आ रही है उसामा? मैं आपको बोल रहा हूँ यस कि मैंने इसमें यस। पासवर्ड लिखा, मैं इसमें पासवर्ड नहीं लिख रहा, मैं इसमें इनाम लिख रहा हूँ, लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं इसमें जो भी डेटा दूँ वो डायरेक्ट पासवर्ड की कॉलम में जाए, सही है। यस इसको बोलते हैं मैपिंग करना, ठीक है। अच्छा, उसके लिए हम कॉलम की एनोटेशन यूज़ करते हैं। इसने यहाँ पर ऐड की हुई है कहीं? नहीं ऐड की शायद। उसके लिए हम कॉलम की एनोटेशन यूज़ करते हैं जिसको हम एक्चुअल फील्ड देते हैं। किस तरह? मैंने लिखा कॉलम, और कॉलम के साथ मैं इसको बोलूँगा जिस कॉलम में आपको जाना है उस कॉलम का डेटाबेस में अंदर जो नाम है वो है यूज़र नेम। इस तरह ये किसका बन गया? यूज़र नेम का। दूसरी फील्ड के लिए आप क्या करोगे? लिखोगे कॉलम, सही है। आप क्या करोगे? नेम इक्वल्स टू पासवर्ड, ठीक है। इनको कॉपी करो और हर किसी के ऊपर लगा दो। इसको क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग। ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग किस तरह कि आप डेटाबेस की टेबल्स को नहीं देखते, अब आप ऑब्जेक्ट्स को देखते हो। आप अपने तरीके की फील्ड्स जो आपने रखनी होती है वो आप रखते हो, और उस पूरे क्लास को मैप कर देते हो डेटाबेस की टेबल के साथ। ये टेबल का नेम, ये सारे कॉलम्स के नेम। अब इसके अंदर जो डेटा सेव करोगे वो हर कॉलम में अपने हिसाब से जाएगा। अच्छा, पासवर्ड आ गया। अब ये हो गया आईडी। अच्छा, दूसरी चीज़ मुझे ये बताएं कि ये सारी चीज़ों में और आईडी में क्या फ़र्क है? इन सारे कॉलम्स में और आईडी कॉलम में कुछ फ़र्क है, वो क्या फ़र्क है? इदरीस, कैन यू टेल मी? और इंटीजर है। सर प्राइमरी की है। यार प्राइमरी की इदरीस, भी है। ये क्या बात कर दी आपने? ये तो मतलब बहुत बड़ी बात कर दी आपने। ये इंटीजर है यार, इंटीजर ये दोनों भी है। जी भाई, किसने बताया कि ये प्राइमरी की है? मैंने सर। इदरीस में।
अच्छा मैं इदरीस, बोलने लगा था लेकिन मैं उसामा की बात सुन के हंस रहा था। क्या एक मिनट, मुझे ये किसने बताया कि आईडी इंटीजर है? इदरीस ने नहीं, उसामा ने। अच्छा उसामा ने उसामा ने बताया। बताया कि ठीक है, मुझे ये किसने बताया कि आईडी जो है वो प्राइमरी की है? ये मैंने बताया। ठीक है इदरीस, आगे सब प्राइमरी की लगा हुआ था। गुड है। अच्छा प्राइमरी की और ऑटो इंक्रीमेंट है, लेकिन हमें अपने ऑब्जेक्ट को भी बताना है कि दिस इज द प्राइमरी की और ये ऑटो इंक्रीमेंटेड है, ऐसा ही है। ये दो एनोटेशंस देख रहे हो आप, दो एनोटेशंस, एक तो आपने उसको कॉलम बता दिया, दूसरा आपने उसको बताना है कि ये आईडी है मतलब प्राइमरी की है, तीसरा आपने उसको ये बताना है, तीसरा आपने उसको ये बताना है कि भाई ये जो जनरेटेड वैल्यू है ना वो ऑटो लगा हुआ है पहले से ही, मतलब ये ऑटो इंक्रीमेंटेड की है, जनरेशन टाइप डॉट ऑटो, सही है। ये आप जो प्राइमरी की होगी उसको ये दो चीजें एक्स्ट्रा बताओगे, बाकी सबको कॉलम्स ही बताओगे, ठीक है। अच्छा उसके अलावा हम मैपिंग की तरफ वापस आते हैं, नेम एज रोल नंबर, ये हो गया नेम, ये हो गया एज, ये हो गया रोल नंबर। रोल नंबर किस तरह लिखा हुआ है? इस तरह लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा क्लास नंबर क्या लिखा हुआ है? क्लास स्कूल नेम ग्रेड, इसको सिंपल क्लास कर दो, इसको कर दोगे स्कूल नेम, किस तरह लिखा हुआ है इसका? अच्छा इस तरह, और ये हो गया ग्रेड, ठीक है जी। एनी कंफ्यूजन? अभी तक कोई हमने बड़ा काम नहीं किया, अभी तक हमने सारी चीज़ें कम ही की हैं, हमने सेटरगेटर नहीं बनाए, हमने डीबी क्लास नहीं बनाई, हमने डीबी कनेक्शंस अभी नहीं बनाए, हमने सिंपल एक हेलो कंट्रोलर बनाया, ग्रीटिंग्स वाला कंट्रोलर बनाया, और उसके अलावा कुछ भी नहीं बनाया। अभी हम सेट स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं यहाँ अपने पास, और कुछ भी नहीं बनाया, सही सर है मेरा एक जी। क्वेश्चन है, हमने स्टूडेंट के लिए स्टूडेंट का कंट्रोलर बनाया है, तो जितने भी हम यहाँ पे क्लासेस बनाएंगे, हर क्लास के साथ हम उसका कंट्रोलर बनाएंगे ना? नहीं, मैंने कंट्रोलर के लिए ये बताया कि कंट्रोलर आप बनाओगे पर टेबल, पर टेबल का मतलब क्या है कि स्टूडेंट की टेबल के ऑपरेशंस के लिए आप एक कंट्रोलर बनाओगे, उसके अंदर 4 मेथड्स बनाओगे सर उसके मेरे स्टूडेंट कहने के का करंट यही मतलब ऑपरेशंस के था लिए। क्या कह रहे हो आप? मेरे कहने का यही मतलब था कि जितने हमारे टेबल बनेंगे हाँ 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 डेटाबेस में, हाँ हाँ, उतने ही हम कंट्रोलर बनाएंगे। अमूमन अमूमन यही होता है, आप कम भी बना सकते हो, ज़्यादा भी बना सकते हो, इट डिपेंड्स ऑन द रिलेशंस ऑफ द टेबल। कभी कभी हमें तीसरा कंट्रोलर भी बनाना पड़ता है, या तीसरा ये एंटिटी ऑब्जेक्ट भी बनाना पड़ता है सिर्फ आईडीज रखने के लिए समटाइम्स, सही है। इट डिपेंड्स ऑन द लॉजिक, बट अमूमन नॉर्मल या नॉर्मली एक टेबल अगर डेटाबेस के अंदर है तो एक कंट्रोलर बनेगा, उस कंट्रोलर के अंदर 4 मेथड्स होंगे फॉर द करंट ऑपरेशंस, उसकी एक रिपोजिटरी बनेगी, उसकी एक सर्विस बनेगी, उसका एक ऑब्जेक्ट बनेगा, सारी चीज़ें एक एक बनेगी जो भी हम बनाने जा रहे हैं, ठीक है। ओके सर। अच्छा उसामा, यू देयर? यस सर। ठीक है जी। मैं एक मर्तबा दोबारा रिपीट कर रहा हूँ जो अभी तक हमने चीज़ें की या पढ़ी या समझी हैं। सबसे पहले मैंने ये बताया था पॉम फाइल। पॉम फाइल हम क्यों यूज़ करते हैं, उसका फ़ायदा क्या है? उसका फ़ायदा और उसकी वजह ये है कि हम जो डिपेंडेंसीज़ हैं वो डाउनलोड खुद नहीं करते, हमें जब कोई डिपेंडेंसी चाहिए होती है तो हम यहाँ पर जाके ऐड करते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि ये जो कंट्रोलर्स होते हैं, ये कंट्रोलर क्या होते हैं, और कंट्रोलर एक मैपिंग बनाते हैं यूआरएल की, और कुछ भी हम रिटर्न यहाँ से करवाना चाहें उसके लिए कंट्रोलर बनता है, दूसरी चीज़। तीसरी चीज़ ये कि जब भी हम डेटाबेस के ऑपरेशंस करने जा रहे होते हैं या कोई भी काम करने जा रहे होते हैं डेटाबेस से रिलेटेड, जब हम रेस्ट एपीआईज बनाते हैं तो उसके लिए हम ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग यूज़ करते हैं, समथिंग लाइक डाओ जिसको आप बोल रहे हो। तो उसमें हम क्या करते हैं, एक एंटिटी बनाते हैं, उस एंटिटी के साथ साथ हम गेटर सेटर नहीं बनाते, हम लोम्बोक यूज़ कर लेते हैं। अगर लोम्बोक यूज़ नहीं कर रहे तो आप सेटर गेटर खुद बना दो। जब यूज़ कर रहे हो तो आप डेटा की एनोटेशन लगा दो एंड इट विल वर्क फॉर योर गेटर एंड सेटर्स। जब आपने एंटिटीज अपनी मर्जी की बना दी तो उस एंटिटी को डेटाबेस के टेबल के साथ मैप करना है कि ये इस टेबल के लिए ऑब्जेक्ट है और इसकी एंटिटी इस कॉलम के लिए। तो आप क्या करते हो, उसको बोलते हो यू आर एन एंटिटी ऑफ
टेबल दिस, एंड आप हर कॉलम को बताते यू आर अ कॉलम ऑफ दिस टेबल एंड दिस कॉलम, यू आर अ कॉलम ऑफ दिस टेबल दिस कॉलम। और जब आप जो है आईडी बना रहे होते हो, जब आपकी जो भी उसमें प्राइमरी की होती है, तो आप उसमें एक एक्स्ट्रा एनोटेशन लगाते हो, वो होती है आईडी। और दूसरी चीज़ होती है, क्योंकि आपने डेटाबेस के अंदर ऑलरेडी ऑटो इंक्रीमेंटेशन रखी है, तो आप इसको ये बताते हो कि इसमें जो जनरेटेड वैल्यू है वो ऑटो रखी हुई है ऑलरेडी, ठीक है। तो आप यहाँ से इंक्रीमेंट कुछ भी मत करना, ऑब्जेक्ट से इंक्रीमेंट डेटाबेस से होगी, आप यहाँ से खाली वैल्यू भेज देना बस। तो वो क्या करता है, आईडी नहीं भेजता, सारी बाकी डेटा भेजता है, तो वो आईडी जो है वो खुद ही ऑटो इंक्रीमेंट हो जाती है। अच्छा, उसके अलावा जो भी सारे कॉलम्स हैं, वो कॉलम, ये सारा काम हो रहा है एनोटेशंस के थ्रू, इसको बोलते हैं एनोटेशन। आपने बस एक चीज़ लिखी, वो सारी फंक्शनलिटी उसमें इंपोर्ट हो गई, बस। सही है, यहाँ तक क्लियर है? यस सर। ठीक है जी, गुड है। हमने Yes, सबसे sir. पहले ये ऑब्जेक्ट बना दिया स्टूडेंट का। अब जो है अब क्या करेंगे कि सबसे पहले जब आप किसी भी चीज़ को सेव कराने जा रहे हो, तो आप जो है यूज़र से रन टाइम पे कुछ डेटा लोगे, राइट। जैसे हम जेएसपी के अंदर फॉर्म बनाते थे, और फॉर्म में जो डेटा होती थी वो हमारे पास आती थी, ऐसा ही है? जी सर। उसामा, आप भी जवाब देते हैं। यस सर। ठीक है। अच्छा, उसके अंदर तो फॉर्म था, लेकिन इसके अंदर जो होगा हमें कुछ इस तरह का बनाना पड़ेगा कि जहाँ से हम यूज़र से डेटा ले सकें। ये तो हो गई, ये एंटिटी कब हमें इस्तेमाल करनी होगी, जब हम डेटा को भेजेंगे डेटाबेस में, या डेटा को रिट्रीव करेंगे डेटाबेस से, यही है। लेकिन जब हम यूज़र को डेटा भेजेंगे और यूज़र से डेटा रिट्रीव करेंगे, तो भी हमें कोई एंटिटी चाहिए, उसको हम बोलते हैं डीटीओ, ठीक है, DTO। अच्छा, अब जब आप यूज़र को सेव करोगे लेट से, तो आप यूज़र से क्या क्या लोगे? यूज़र नेम लोगे, पासवर्ड लोगे, नेम लोगे, एज लोगे, रोल नंबर लोगे, क्लास नंबर लोगे, स्कूल नेम लोगे, ग्रेड लोगे। इसका मतलब कि आईडी के अलावा बाकी सब लोगे यूज़र से, ऐसा ही है? जी सर। ठीक है। अच्छा, DTO क्लास नहीं बनाते हम, DTO जो है पैकेज बनाते हैं, DTO पैकेज बनाते हैं, उसके अंदर वो वाली क्लास बनाते हैं, पैकेज DTO। अच्छा, हम किसके लिए लेंगे? स्टूडेंट के लिए लेंगे, तो हम यहाँ पर क्या बनाएंगे, स्टूडेंट DTO, स्टूडेंट DTO। ये DTO किस काम आएगा? यूजर से डेटा लेने और डेटा देने में। अमूमन पूरा का पूरा कॉपी और पेस्ट होता है, जो भी सारी फील्ड्स होती हैं, लेकिन वो एंटिटी नहीं होती, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करोगे आप, ये कॉलम्स वॉलम्स हटा दोगे, क्योंकि आप डेटा को मैप नहीं कर रहे। आप यहाँ पर यूज़र से डेटा लोगे जो जेसन फॉर्मेट में आपके पास आएगा, और जब आपके पास डेटा आएगा तो आप अपने एंटिटी में वो डेटा सेव करके अपने डेटाबेस को दोगे। ये सारी चीज़ें हटा दो, सिंपल हो गया। ये सारे इम्पोर्ट्स हटा दो, ठीक है जी। ये स्पेसिंग भी खत्म कर दो, ठीक है जी, गुड हो गया यहाँ तक। अच्छा, ये बन गया DTO, ये बन गई एंटिटी, ये बन गई रेस्ट एपीआई। अब ये जो रेस्ट एपीआई है ना, इस रेस्ट एपीआई के अंदर देखो, जब आप डेटा सेव करोगे, इसका मतलब यूजर से डेटा लोगे, उसामा, ऐसा ही है? यस सर। तो आप लोगे वो DTO में। जब आप DTO में डेटा आपके पास आ जाएगा, तो अब आप सेव कराओगे डेटाबेस में, तो उसके लिए आप वहां से DTO से उठा के डेटा दोगे स्टूडेंट को, स्टूडेंट उठा के वो सेव करेगा डेटाबेस में, ऐसा ही है। तो ये यही चेंज चलती हुई आ रही है। अच्छा, अब ये जो कंट्रोलर है ना, स्टूडेंट कंट्रोलर, इसके अंदर आता हूं मैं। रेस्ट कंट्रोलर बनाया मैंने। यहाँ पर सबसे पहला कंट्रोलर बनाते हैं हम सेव स्टूडेंट का, सही है। अच्छा, पब्लिक वॉइड सेव। अच्छा, अब जो है यहाँ पर ये सेव स्टूडेंट आपने जो बनाया, इसकी आप बनाओगे पोस्ट में। पोस्ट क्यों? क्योंकि आप जो है
डेटा को पोस्ट में लेना चाह रहे हो, जेसोन के थ्रू लेना चाह रहे हो, यूआरएल में नहीं लेना चाह रहे, ठीक है। पोस्ट मैपिंग करके आपने इसको क्या बोला, स्लैश सेव, और इस रेस्ट कंट्रोलर को आपने एक नाम दे दिया स्टूडेंट का। अब यूआरएल क्या बनेगा, लोकल होस्ट 8080 स्लैश स्टूडेंट स्लैश सेव। जब दूसरा मेथड बनाएंगे तो स्लैश स्टूडेंट स्लैश जो भी उस मेथड का नाम रखेंगे। अच्छा, अब यहाँ पर आपको बॉडी में क्या चाहिए, बॉडी आप यहाँ बोलते हो उसको रिक्वेस्ट बॉडी, उसके अंदर मुझे क्या चाहिए, स्टूडेंट डीटीओ चाहिए, स्टूडेंट डीटीओ का ऑब्जेक्ट बना। अब आप क्या बोलोगे कि यूजर से जब भी डेटा आए तो वो डायरेक्ट इसमें आ जाए, वो डायरेक्ट इसमें सेव हो जाए, सही है। अब आपको मतलब खुद गेट करने की नहीं जरूरत नहीं पड़ेगी, रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, ये रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, ये भी आसानी हो गई। तो एक चीज़ बढ़ा दी हमने बीच में, लेकिन ये आसानी हो गई, ठीक है। अच्छा, अब क्या होगा कि ये जो हेलो कंट्रोलर है इसको बंद कर दो, स्टूडेंट को बंद कर दो, डीटीओ को बंद कर दो, फॉर्म को बंद कर दो, सिंपल यहाँ पे आ जाए। सेव स्टूडेंट जब करना चाह रहा है तो वो मुझे डेटा देगा, तो अब वो मुझे डेटा कहाँ देगा, आप उसको बोल रहे हो स्टूडेंट डीटीओ के अंदर जो जो ये नाम है ना उसमें मुझे डेटा दे दो ठीक है जी। अच्छा, अब आप इसको करो कॉपी, और सिंपल आप क्या करोगे, यहाँ से रिटर्न कर दो स्टूडेंट डीटीओ डॉट टूस्ट्रिंग, अभी नहीं आएगा, स्टूडेंट डीटीओ के अंदर जाके डेटा का वो रखो ताकि इसमें सेटर गेटर्स आ जाएं, स्टूडेंट डीटीओ डॉट न्यू स्टूडेंट डीटीओ डॉट स्ट्रिंग कर दो, और यहाँ पर स्ट्रिंग सेव करो। सिर्फ हमें अभी देखना है कि डेटा आ रहा है, सही है। अच्छा, अब मैं क्या कर रहा हूँ, स्टूडेंट डीटीओ के अंदर ये सारा कॉपी कर, स्टूडेंट डीटीओ का मैं आ जाता हूँ पोस्टमैन के अंदर, सही है, और यहाँ से बनाते हैं न्यू, यहाँ पर आ जाते हैं क्योंकि पोस्ट की एपीआई है, इसकी यूआरएल क्या है, लोकल होस्ट 8080 स्लैश स्टूडेंट स्लैश सेव। बॉडी के अंदर आ जाते हैं क्योंकि हमें डेटा भेजना है, रॉ के अंदर आके इसको बोलते हैं हमें जेसोन में डेटा भेजना, ठीक है। जेसोन का फॉर्मेट क्या होता है, इस तरह, ठीक है, और यहाँ की होती है, और यहाँ वैल्यू होती है, फिर कॉमा, फिर यहाँ की होती है, फिर यहाँ वैल्यू होती है। अभी मैं सिर्फ दो चीज़ें भेज रहा हूँ उसमें। अच्छा, कौन कौन सी चीज़ें भेज रहा हूँ मैं इसमें, वापस आता हूँ, यूज़र नेम उठाता हूँ, ये इसकी की है, ये इसकी की का मतलब क्या है कि जो मैं इसकी डेटा दे रहा हूँ वो इस वेरिएबल के अंदर सेव हो जाए, मैं बोल देता हूँ कि नाम, ठीक है। दूसरी मैं डेटा देता हूँ, सॉरी पासवर्ड, मैं इसको बोलता हूँ कि जो मैं डेटा दे रहा हूँ वो इस फील्ड के अंदर सेव हो जाए। पासवर्ड में दे रहा हूँ इनाम 1 2 3। अब मैं इस कंट्रोलर को कॉल करने लगती हूँ क्योंकि ये मेरा चल ही नहीं रहा, तो ये कहाँ से रिस्पॉन्स देगा। सर आपका इंटरनेट में इशू करना शुरू हो गया। नहीं नहीं, मैंने बोला ही नहीं कुछ, मैं तो उसको रन कर रहा हूँ। बीच में 1-2 सेकंड के लिए लैग आया था। अब क्लियर है ना, वॉइस वॉइस तो क्लियर है ना। जी सर। ओके, अब मैं इसको रन कर रहा हूँ, ठीक है जी। ये कह रहा है स्लैश स्टूडेंट स्लैश सेव नॉट फाउंड, ठीक है। फाउंड क्यों नहीं है भाई, देखते हैं कंट्रोलर क्यों फाउंड नहीं हो रहा हमारा। रेस्ट कंट्रोलर के अंदर यहाँ नहीं लिखते हम, इसको बोलूँगा मैं रिक्वेस्ट मैपिंग स्लैश स्टूडेंट, शायद इस तरह से चल रहा है।
ये एक कंट्रोलर का मतलब आप जैसे ऑब्जेक्ट बना रहे, ये कंट्रोलर से ये मेथड कॉल, एक क्लास के नाम से ये मेथड कॉल हो जाएगा। और इससे भी नहीं हो रहा तो नेम इक्वल्स टू ट्राई करेंगे, वरना फिर नेट पे देख लेते हैं किस तरह होता है। ठीक है जी, हो गया। देखो पूरा स्टूडेंट डिटेल मुझे दिखा रहा है, यूजर नेम नल, पासवर्ड नल, ये सब नल क्यों दिखा रहा है? हालांकि जब मेरा सेव हो चुका है स्टूडेंट डिटेल, हाँ सही है ना, मैंने न्यू किया हुआ है, न्यू नहीं करना, इसी ऑब्जेक्ट को मुझे यूज़ करना है। स्टूडेंट डिटेल जो मेरे पास यहाँ ऊपर से आ रहा है उसको मैंने डॉट टू स्ट्रिंग करना है। अब मुझे डेटा जो भी मैं इसमें डॉट टू स्ट्रिंग जो है ये मेथड, इस मेथड की मुझे समझ नहीं आई आज तक। ये टू स्ट्रिंग जो है ना बेसिकली क्या करता है, ये सारी जो आपके पास वैल्यूज है ना उन सबको एक साथ जी दिखा देता है, बस उन सबको स्ट्रिंग करके आपको एक स्ट्रिंग करके दिखा देता है कि कौन सी डेटा के अंदर कौन सी वैल्यू पड़ी हुई है। मैं आपको दिखाता हूँ दोबारा। लेकिन जब ये मेरा चल गया, मैंने इसको रन किया, ये देखो स्टूडेंट डीटीओ क्लास का नाम है, यूजर नेम के अंदर जी इनाम सेव हो गया जो मैंने यहाँ से दिया, पासवर्ड के अंदर ये सेव हो गया, बाकी इसने सारी हर जगह डिफॉल्ट वैल्यूज डाल के ये मुझे पूरा एक पूरा का ऑब्जेक्ट, मतलब स्टूडेंट डीटीओ के अंदर जितनी भी फील्ड्स हैं उन फील्ड्स के अंदर जितनी भी वैल्यूज पड़ी हुई हैं वो भी दिखाएगा, जहाँ जहाँ वैल्यूज नहीं पड़ी हुई तो उसका मुझे डिफॉल्ट वैल्यू बना के दिखा देगा, सिंपल। अब देखो उसामा, इसका मतलब ये है कि मैंने यहाँ से जो दो वैल्यूज भेजी हैं वो मेरे इस कंट्रोलर को मिली हैं यहाँ पर, और यहाँ पर मेरे पास दो वैल्यूज अवेलेबल हैं जो मैंने यहाँ से सेंड की। ऐसा ही है उसामा? यहाँ तक बिल्कुल आसान काम है। मुझे ये बताएं कोई कंफ्यूजन फील हो रही हो या मज़ा नहीं आ रहा हो, आपको ये लग रहा हो कि स्प्रिंग फ्रेमवर्क थोड़ा मुश्किल लग रहा है, एनीथिंग यू वांट टू शेयर योर फीडबैक? नहीं सर ठीक है। ठीक है ना, ऐसी कोई अभी अभी तो कुछ हमने कोई भी काम हमने नहीं किया, हमने सिंपल क्या किया हुआ है कि ये जो पोस्ट है, पोस्ट की एपीआई है यार, सिंपल हमने पोस्ट में इनसे ये वाली एपीआई कॉल की /student/save, और उसके अंदर मैंने वही सारी फील्ड्स दे दी जो स्टूडेंट डीटीओ के अंदर मौजूद हैं, और ये मुझे ऑब्जेक्ट मिल गया। अब मैं ऑब्जेक्ट से यहाँ पर डॉट गेट करके सारी चीज़ें गेट कर सकता हूँ। तो जैसे स्टूडेंट डीटीओ का ऑब्जेक्ट बन गया, डॉट गेट, मैंने यूज़र नेम गेट किया, मैंने पासवर्ड गेट किया, सब कुछ वही हो गया। ठीक है जी। अच्छा, यूज़र नेम और पासवर्ड मैंने यहाँ पर दिया, उसके अलावा बाकी चीज़ें भी मुझे देनी है। लेट से आईडी को छोड़ दें, और यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, नेम दे रहा हूँ। ठीक है, मैं इसमें नेम दे रहा हूँ इनाम। मैं यहाँ पर और कौन सी चीज़ है भाई, एज, एज दे रहा हूँ भाई 77। अच्छा, एज में 77 डायरेक्ट क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि वो है इंटीजर है तो उसमें डबल कोट्स नहीं आएंगे, जब स्ट्रिंग होगा तो डबल कोट्स आएंगे। अच्छा, रोल नंबर, रोल नंबर मैंने भाई ये दे दिया भाई, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्लास नंबर, क्लास नंबर क्या है भाई, इंटीजर है, मैंने इसमें क्लास दे दिया 7। उसके बाद भाई स्कूल नेम बचता है, ABC। उसके बाद भाई ग्रेड बचता है, मैंने दे दिया 3। ठीक है। अच्छा, जितनी आगे आगे फील्ड्स आएंगी उतनी कॉमास देते आओगे, लास्ट फील्ड में कॉमा नहीं दोगे। अब जब मैं सेंड कर रहा हूँ तो देखो इनाम, इनाम 123, इनाम 77, सब कुछ आ गया, सिर्फ आईडी मेरी 0 रह गई। ठीक है, मतलब आईडी मेरी कुछ भी नहीं है, मैंने आईडी कुछ भी नहीं दी, क्यों? क्योंकि वो ऑटो इंक्रीमेंटेड है। अच्छा, अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, अपने डेटाबेस को देखता हूँ, जाके एक नज़र दौड़ाते हैं अपने डेटाबेस पे। ये वाली इनाम, इनाम 123, 8, 177, ये सब कुछ पड़ा हुआ है। और उसके अलावा अच्छा, अब जो है सबसे पहली चीज़ मुझे क्या फाइंड आउट करनी है कि जो यूज़र नेम है ना, वो जब एक मर्तबा आ चुका है वो वाला यूज़र नेम दोबारा नहीं आना चाहिए। ये सबसे पहली वैलिडेशन होनी चाहिए मेरी। ठीक है। अच्छा, उसके अलावा कोई वैलिडेशन नहीं रखते। ठीक है। अच्छा, अब जो है कंट्रोलर तक मेरी डेटा पहुंच गई ना,
अब कर देंगे वैलिडेशंस वाला काम। वैलिडेशंस के लिए आप कौन सा चीज यूज करते हो? बिजनेस लॉजिक उसको बोलते हैं। ठीक है, स्प्रिंग के अंदर आप क्या करते जा रहे हो? सारी चीजें सेपरेट, लूजली कपलिंग, पूरी सेपरेट चीजें बनाओ। ठीक है जी। अच्छा, अब जो है डीटीओ तक डेटा पहुंच गई। अब आप क्या करोगे? यहाँ डीटीओ से बिजनेस लॉजिक लगाओगे। बिजनेस लॉजिक क्या है? बेसिकली कि आप ये चाह रहे हो कि जो रिक्वायर्ड फील्ड है, इसमें आपकी रिक्वायर्ड फील्ड कौन कौन सी है? सबसे पहली चीज देखो, इसमें आप क्या चाह रहे हो कि जब मेरा डेटा सेव हो तो कौन कौन सी चीज मुझे जरूर मिलनी चाहिए। एज ना हो फर्क नहीं पड़ता, रोल नंबर जरूर चाहिए, क्लास जरूर चाहिए, स्कूल नेम और ग्रेड का भी फर्क नहीं पड़ता, यूजर नेम, पासवर्ड, नेम, रोल नंबर, क्लास नंबर, 5 चीजें मुझे जरूर चाहिए। ऐसा ही है, इसके बगैर मेरी इंफॉर्मेशन अधूरी है, राइट? यस सर। यार सारे ठंडे हो गए तो मैं बंद कर दूं यार? इज दैट सर ऑल ओके? जी सर। अवेश, इदरीस, आई थिंक Idris, can you hear me? Aves, can you hear me? यस सर। सर वो जरा आवाज काट काट के आ रही है तो इस वजह से जो है मुझे बता दो, मैं दोबारा रिपीट कर दूं यार, नो इश्यूज। मुझे आपने बताया नहीं। इदरीस, सर थोड़ा वो कनेक्शन स्लो है इस वजह से। आपकी तरफ स्लो है? सही है सर। ओके। सर इधर बारिश हो रही है इस वजह से। कहाँ, कौन सी सिटी में? वाकई बाद में सर। कहाँ? वाकई यहाँ भी हो रही है सर वाकेंट, इस्लामाबाद में। वाकेंट। ओह वाओ, गुड गुड। अच्छा जी, ठीक है, गुड है। कंटिन्यू करें ना? अभी कुछ भी मैंने कुछ ऐसा बड़ा काम किया ही नहीं अभी तक। अभी ये तक सर सिर्फ डेटा कंटिन्यू को करें। अपडेट किया है मैंने। ठीक है, क्लियर है ना? ये सर क्लियर है। ठीक है, गुड है, गुड है। अच्छा, ये सारी डेटा मेरे पास आ गई। अब देखो, बिजनेस लॉजिक पता है क्या होती है? बिजनेस लॉजिक जो होती है वो होती है रिक्वायरमेंट कि इस चीज़ के बगैर मेरा बिजनेस ही नहीं चल सकता। ठीक है, एक शॉप है, शॉप के अंदर अगर आप, एक कस्टमर आता है, अगर कस्टमर का नेम ना हो, ठीक है, लेकिन उसने कितने पैसे दिए और कौन सा कपड़ा लिया, ये मेरा बिजनेस है। इसके बगैर अगर मैं एंट्री नहीं करूँगा तो मेरा बिजनेस नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये कहते हैं बिजनेस लॉजिक। बिजनेस लॉजिक में आप जो है इस तरह चीज़ें से देखते हो कि भाई ये सारी चीज़ें मेरे पास अवेलेबल तो है ना, यूज़र ने नल तो नहीं भेजी मुझे। ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे पैकेज के अंदर, हम लिखेंगे बिजनेस। ठीक है, इसके अंदर एक नॉर्मल क्लास बनाऊंगा, जावा क्लास स्टूडेंट बिजनेस लॉजिक। ठीक है जी। अच्छा, मैंने यहाँ एक सिंपल मेथड बनाया, पब्लिक वॉइड, वॉइड अभी बना रहा हूँ, बाद में सेट कर दूंगा इसको। पब्लिक वॉइड चेक रिक्वायर्ड फील्ड्स, या इसको छोड़ के मैं सिंपल ये करता हूँ, पब्लिक वॉइड सेव स्टूडेंट की बिजनेस लॉजिक। अच्छा, इस सेव स्टूडेंट के अंदर मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मुझे स्टूडेंट का डीटीओ मिलेगा जो वहाँ से आया हुआ है। स्टूडेंट डीटीओ, स्टूडेंट डीटीओ मुझे यहाँ मिलेगा। और मैं जो है यहाँ पर अब चेक करने लगा हूँ कि स्टूडेंट डीटीओ के अंदर मेरे पास अपनी रिक्वायर्ड फील्ड्स मौजूद हैं या नहीं है। ठीक है जी। अच्छा, अब किस तरह से चेक करूँगा मैं? इफ स्टूडेंट डीटीओ डॉट यूजर नेम गेट यूजर नेम डॉट इज एम्प्टी, अगर खाली है, और स्टूडेंट, पहले खाली वाला नहीं, पहले देखेंगे गेट यूजर नेम इक्वल्स टू नल है, या स्टूडेंट डीटीओ डॉट गेट यूजर नेम डॉट इज एम्प्टी है, खाली है।
ये हो गई यहाँ पर इफ, यहाँ पर एल्स इफ लगाऊंगा। एल्स इफ के अंदर क्या लिखूंगा, यहाँ पर स्टूडेंट डिटियो डॉट गेट पासवर्ड अगर इक्वल्स टू नल है, तो ये यार और को भी नहीं लगाते, ज़्यादा हो जाएगा। एल्स इफ स्टूडेंट डिटियो डॉट गेट नेम अगर नल है। एल्स इफ का पता है ना कब चलता है, जब पहला वाला नहीं चलता तो दूसरा चलेगा, फिर एल्स इफ चलेगा। अच्छा, स्टूडेंट डिटियो डॉट गेट यूज़र नेम हो गया, पासवर्ड हो गया, नेम हो गया, क्लास नंबर मुझे चाहिए और रोल नंबर चाहिए। अच्छा, क्लास नंबर जो है वो होगा क्या कहते हैं, हाँ सही है, ऑब्जेक्टिव होगा। नल नहीं, ये नल नहीं हो सकता। ये ज़ीरो होगा मेरे ख्याल से, अगर डिफ़ॉल्ट आएगा इक्वल्स टू ज़ीरो। ठीक है, एल्स इफ स्टूडेंट डिटियो डॉट गेट रोल नंबर इक्वल्स टू नल। अब होगा क्या कि लेफ्ट से मैंने यूज़र नेम सही दे दिया तो ये एल्स इफ ये चल जाएगा, ये दोनों सही दे दिए, ये चल जाएगा, ये चल जाएगा, ये चल जाएगा। अब मैं ऊपर ऊपर क्या कर रहा हूँ, बूलियन, बूलियन इज रिक्वायर्ड, तो भाई कुछ रिक्वायर है क्या, उसको मैं फॉल्स कर देता हूँ अभी। लेकिन हर जगह पे जहाँ जहाँ अगर मेरा कोई बिजनेस लॉजिक फेल होता है तो मैं इसको ट्रू कर दूँगा कि भाई हाँ रिक्वायर्ड है जो चीज़, वो मुझे अभी नहीं मिली है। सबके अंदर मैंने रखी। अब कोई भी इनमें से इफ़ चलेगा या एल्स इफ चलेगा या कोई भी नहीं चलेगा। सबसे बाद जब सब खत्म हो गया, मैंने यहाँ पर इफ़ की कंडीशन लगाई, इफ़ इज़ रिक्वायर्ड इक्वल्स टू ट्रू। अगर वो ट्रू है इसका मतलब कुछ रिक्वायर है, यहाँ से रिटर्न भेजो रिक्वायर्ड फील्ड्स आर मिसिंग। ठीक है जी। अच्छा, इसको यहाँ पर भेजो स्ट्रिंग, यहाँ से स्ट्रिंग जाएगा। ठीक है, अगर नहीं है तो आगे फिर हम जाएंगे, कोई इशू नहीं यहाँ पर। और यहाँ पर मैं एल्स लिखूंगा इसका, रिटर्न एवरीथिंग इज फाइन। ठीक है जी, यहाँ से रिटर्न कर दिया। अच्छा, ये स्ट्रिंग हो गया। अच्छा, अब ये हो गया स्टूडेंट बिजनेस लॉजिक। अच्छा, अब मुझे यहाँ से यहाँ पर डेटा तो भेजनी है, लेकिन मुझे डिपेंडेंसी इंजेक्शन के साथ भेजनी है। मतलब कि मैं स्टूडेंट बिजनेस लॉजिक का ऑब्जेक्ट नहीं बनाऊंगा। मैं क्या करूँगा, यहाँ मैंने रखी स्टूडेंट बिजनेस लॉजिक, स्टूडेंट बिजनेस लॉजिक ऑब्जेक्ट बनाया मैंने, इसके ऊपर रख दिया ऑटो वायर्ड। ऑटो वायर्ड क्या करता है कि स्प्रिंग का काम करता है। हाँ, यहाँ पर स्प्रिंग का काम करने के लिए आपको यहाँ पर बनाना पड़ेगा, कंपोनेंट बोलना पड़ेगा आपने इसको। जब आपने इसको कंपोनेंट बोल दिया तो आप इसको ऑटो वायर कर सकते हो। ये दोनों काम करते हैं डिपेंडेंसी इंजेक्शन का। क्या कि आप स्प्रिंग को बोल रहे हो कि जब मैं इसको क्लास को कॉल करूं तब आप इसका मुझे ऑब्जेक्ट बना के देना खुद ही, मैं नहीं बनाऊंगा। इक्वल्स के साथ इक्वल्स टू न्यू करके मैं नहीं बनाऊंगा। आपने क्या किया, यहाँ पर स्टूडेंट बिजनेस लॉजिक डॉट सेव स्टूडेंट के अंदर स्टूडेंट टीटीओ पास कर दिया और आपने यहाँ पर एक स्ट्रिंग को रिटर्न करा है। जो भी स्ट्रिंग होगी, स्ट्रिंग मैसेज इक्वल्स टू, अब जो भी वहाँ से मैसेज आएगा वो आपने यहाँ पर गेट किया और उस मैसेज को रिटर्न कर दिया। ठीक है जी। ये क्यों, क्योंकि इसका रिटर्न टाइप स्ट्रिंग है, इसका रिटर्न टाइप भी स्ट्रिंग है। अब ये सब कुछ देखेगा, अगर कुछ गलत है तो यहाँ से ये स्ट्रिंग रिटर्न करेगा, अदरवाइज ये स्ट्रिंग रिटर्न करेगा। और ये आप यहाँ पर सेव करा के यहाँ पर रिटर्न कर दोगे। हुआ क्या, दोबारा समझो। डेटा मैंने लगा दी यहाँ पर पोस्टमैन के अंदर, ये मुझे एक डीटीओ में आ गई।
जब DTO में आ गई तो मैंने उसकी बिजनेस लॉजिक देखने के लिए मैंने एक मेथड बनाया सेव स्टूडेंट का, ठीक है, और उसको मैंने फॉरवर्ड कर दिया स्टूडेंट DTO। उसने ये देखा कि इसके अंदर ऐसी कोई फील्ड मैंने नल तो नहीं छोड़ी कि जो रिक्वायर्ड है, ठीक है, और उसने सिर्फ ये बता दिया कि भाई एवरीथिंग इज फाइन और रिक्वायर्ड फील्ड्स आर मिसिंग, ठीक है। अब मैं इसको करता हूँ रन। अच्छा जी, अब मैं इसको रन करता हूँ। ये कह रहा है एवरीथिंग इज फाइन क्योंकि मैंने सब में डेटा भेजी हुई है। मैं क्या करता हूँ कि यूजर नेम ही गायब कर दूँ, रिक्वायर्ड फील्ड्स आर मिसिंग, ठीक है। अच्छा, मैं नेम ही गायब कर देता हूँ। ये बोल रहा है रिक्वायर्ड फील्ड्स आर मिसिंग। मैं यहाँ से एज गायब कर देता हूँ तो बोलेगा एवरीथिंग इज फाइन क्योंकि एज मेरी बिजनेस लॉजिक नहीं है, राइट। अब मेरे पास मतलब अब मुझे पता चल गया मेरी बिजनेस लॉजिक क्या है, मेरा वो क्या है। अच्छा, अब ये हो गया स्टेप 1 कि ये चेक हो गई यहाँ पर मेरी बिजनेस लॉजिक। अब मुझे चेक करनी है डेटाबेस लॉजिक। डेटाबेस लॉजिक या इसको बोलते हैं हम सर्विस लॉजिक। सर्विस लॉजिक क्या से चेक करनी है कि जो इसने यूजर नेम दिया हुआ है वो मेरे पास ऑलरेडी डेटाबेस में कहीं मौजूद तो नहीं है। अगर वो मौजूद है मेरे पास तो जो है वो सेव नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब क्या करते हैं, यहाँ स्टूडेंट बिजनेस लॉजिक से ये जो मैंने एल्स लिखा है ना एवरीथिंग इज फाइन, अब मैं यहाँ से ये चीज सर्विस को फॉरवर्ड करूंगा, अदरवाइज यहाँ से रिटर्न हो जाएगा, अदरवाइज यहाँ से आगे चला जाएगा, ठीक है। दो चीजें, एक स्टेप मुकम्मल हो गया बिजनेस लॉजिक का, अब ये जाएगा सर्विस लॉजिक पे। अब क्या करते हैं, यहाँ पर एक पैकेज बनाएंगे। अच्छा, ये जो सारे पैकेजेस बना रहा हूँ ये सारे पैकेज एक क्लास बनाओ, एक कंट्रोलर बनाओ या 100 बनाओ, हर किसी के एक एक चीज बनेगी। स्टूडेंट जैसे आप बना रहे हो उसका DTO बना, एंटिटी बनी, ठीक है, उसकी बिजनेस लॉजिक बनी, उसका कंट्रोलर बना, उसकी सर्विस बनी। अब आगे जाके उसकी रेपोजिटरी भी बनेगी, ठीक है, डेटाबेस में डेटा ले आने या ले जाने के लिए। अच्छा, मैंने यहाँ पर क्या किया, सर्विस लिखा, ठीक है। अच्छा, सर्विस को मैंने यहाँ पर लिखा स्टूडेंट सर्विस, बस ओके किया। अब क्या करते हैं, इसको मैं बना दूंगा सर्विस, ताकि मैं इसको भी ऑटो वायर कर सकूं। मैं ऊपर ऊपर गया, यहाँ पर इसका ऑब्जेक्ट बनाया ऑटो वायर्ड स्टूडेंट सर्विस और इसका ये ऑब्जेक्ट बना दिया। इस स्टूडेंट सर्विस के अंदर मैंने अपना एक मेथड बनाया पब्लिक वॉइड सेव स्टूडेंट। अब इसमें क्या रिक्वायर्ड है, यूजर नेम स्ट्रिंग, सॉरी इसको सिर्फ यूजर नेम नहीं चाहिए, इसको पूरा DTO चाहिए, फिर ये उसमें कन्वर्ट करके और ये सब कुछ करेगा। अच्छा, अब इसमें क्या चाहिए, सेव स्टूडेंट को DTO चाहिए, स्टूडेंट DTO पूरा इसको मिल गया। अब मैं यहाँ से क्या करूँगा, ये जो एल्स है ना, एल्स से मैं क्या करूँगा, स्टूडेंट सर्विस डॉट सेव स्टूडेंट को स्टूडेंट DTO पास कर दिया। ये क्या हुआ, एक स्टेप आगे चल गए। दोबारा आते हैं। अच्छा, ये एरर क्या दे रहा है पहले ये देखते हैं। ये रिटर्न टाइप का बोल रहा है, यहाँ से यार रिटर्न करवा दो, रिटर्न ही नहीं करवाया, रिटर्न नल दे दो, क्योंकि हम ऑलरेडी रिटर्न करवा रहे हैं यहाँ से। या तो ये इफ चलेगा या तो एल्स चलेगा, ये रिटर्न नल होगा भी नहीं, लेकिन जिसका रिटर्न टाइप हमने स्ट्रिंग रखा हुआ है इस वजह से या तो यहाँ से रिटर्न होगा या तो यहाँ से आगे चला जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से भी रिटर्न हम रखेंगे, अभी नहीं, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अभी छोड़ दें। यहाँ तक क्लियर है। देखो एक स्टेप हुआ, पहले DTO में डेटा आई, वो DTO से कंट्रोलर में गई, कंट्रोलर ने बिजनेस को भेजी, बिजनेस ने अपनी चीजें चेक की, अगर वहां से कुछ गलत है तो वहीं से ही रिटर्न कर दिया उसने। जब वहीं से ही रिटर्न होगा तो आगे नहीं जाएगा, अगर वहां से रिटर्न नहीं हुआ इफ से तो एल्स से सर्विस की तरफ चला गया। अब हम यहाँ पर सर्विस लॉजिक देखेंगे, बिजनेस लॉजिक हो गई, अब सर्विस लॉजिक देखेंगे। यहाँ तक क्लियर है।
ख़त्म करना चाहो लेक्चर ख़त्म कर दो, कल सुबह को हम कंटिन्यू कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। कल हम 2 लेक्चर्स कर लेंगे, सुबह को शाम को, कोई इशू नहीं है। अगर समझ आ रहा है तो मैं आगे जाना चाहूँगा अभी। सो गए? Osama agrees. सर अभी यहाँ तक प्रैक्टिस कर लें। और यहाँ तक बहुत है अभी। यहाँ तक बहुत है। अभी तो मैंने वैसे लिटरली जनरली कोई लॉजिकल, कोई स्प्रिंग का कोई भी अभी काम नहीं किया। वही सिंपल मैंने सिर्फ ऑब्जेक्ट्स बनाए, एक चीज़ से दूसरे को ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। ठीक है, आप प्रैक्टिस करो, मुझे सुबह का टाइम बता दो। आई वांट टू टेक 2 लेक्चर्स, तो एक में हम जो है नॉर्मल काम कर सकें और रात वाले लेक्चर में भी हम काम कर सकें। तो मुझे ये बता दें कि कल 10 तारीख है, वी हैव लास्ट डे, और हम जो है फिर लेक्चर जो है हम अगर शाम को 4 बजे रखें तो आर यू गाइस अवेलेबल? सर सुबह रख लें 11 बजे। नहीं सर 10-11 बजे 4 रख लें। 11 साढ़े 11 ठीक है टाइम। सुबह हाँ ठीक है यार 11 साढ़े 11 11 बजे। 11 उठा नहीं जाता सर। हाँ, साढ़े मैं 11 यही कहने वाला था, 11 बजे उठा ही नहीं जाएगा मुझसे भी। फिर भी 2 और बजे साढ़े कर लो 11 यार, नहीं 2 बजे कर लो। 4 बजे तक रख लें यार। ठीक 3-4 है बजे सर, कोई भी टाइम 2 रख बजे लें। डन करें सर। 2 बजे तक ठीक है यार, मैं भी अपनी सर ठीक है 2 बजे। कल का दिन खराब कर लूँगा, आप भी खराब कर लीजिएगा 2 बजे। ठीक है सर, 2 हाँ, बजे डन करें। उसमें मैं आगे बता रहा हूँ कि हम क्या करेंगे। हम सर्विस तक आ गए ना, सर्विस से फिर हम रिपॉजिटरी बनाएंगे, फिर हम चेक करेंगे कि ये यूज़र अवेलेबल है या नहीं है। अगर है तो हम यहीं से रिटर्न कर देंगे यूज़र इज़ अवेलेबल, नहीं है तो हम डेटाबेस में इसको सेव करेंगे। इतना हम कल 2 बजे कर लेंगे। फिर ये पूरी एक चेन हमारी मुकम्मल हो जाएगी स्प्रिंग फ्रेमवर्क की। फिर हम जो है उसके अलावा बाकी चीज़ें और उसके अलावा क्या क्या पढ़ना है वो हम कल रात को 10:30 बजे फिर कंटिन्यू करेंगे अपनी क्लास। ठीक है, ये मैं रिकॉर्डिंग्स अपलोड कर देता हूँ, ये मैं पूरा जो है जी सर। प्रोजेक्ट भी अपलोड कर देता हूँ। इसको आप इंपोर्ट किस तरह करोगे ये पहले मैं बता देता हूँ। देखो, जब भी आप इसको इंपोर्ट करने लगोगे ना, तो ओपन, यहाँ आप जो है ये कहाँ से हुआ है यार, छोड़ो, डी में आ जाओ, अच्छा सर, गुड सर्विस, ये स्टूडेंट है ना, ये स्टूडेंट के अंदर आओगे, यहाँ इसको सेलेक्ट करोगे pom.xml को। सर अभी इंटरव्यू का तो अभी उन्होंने कुछ नहीं कहा, तो 10 के बाद भी कंटिन्यू कर सकते हैं हम आगे। यार जो मैंने आउटलाइन और जो मैंने दिन रखे हुए हैं ना, तो मैं 10 से आगे नहीं जाऊंगा पूरे दिन। मतलब कहने का ये है कि हमने जिस तरह की आउटलाइन रखी थी और उसमें जो सारी चीज़ें थी, बीच में हमने ज़्यादा गैप ले लिया है चीज़ों को करने के लिए। 3 दिन हमने सर्विलेट्स में लगा दिए थे। तो आगे आप प्रैक्टिस कर सकते हो, चीज़ें पूछ सकते हो, लेकिन हम लेक्चर्स को कंटिन्यू नहीं कर सकेंगे 10 के बाद। क्योंकि देखो एक डेडलाइन होती है, उस डेडलाइन के हिसाब से हम पहले इनिशियल करके फिर मैं आपको बताया और उसके बाद मैंने आगे बता दिया, तो हम 10 के बाद लेक्चर्स कंटिन्यू नहीं कर सकते। वी आर फिनिश्ड 10 तक। उसके बाद आपकी प्रैक्टिस है, उसके बाद आपकी लर्निंग है, उसके बाद आप जो कुछ पूछना चाहो, आप इवन क्लास भी अरेंज करना चाहो तो भी मैं आपकी क्लास ले लूँगा 1 घंटा, कभी भी 11 तारीख को, 12 तारीख को कोई चीज़ें समझ नहीं आई या कुछ भी। लेकिन वो ऑफिशियल नहीं होगा, वो अनऑफिशियल होगा, ना वो रिकॉर्ड होगा, ना वो जुनैद भाई को पता होगा, ना वो ग्रुप पे मैं उसके लिए वो पोस्ट करूँगा। मैं आपको जनरल एक एक्स्ट्रा ग्रुप बना के, जिसमें वो नहीं होंगे दोनों, जुनैद भी नहीं होगा और बिलाल भी नहीं होगा, मैं आपको वो सेंड करूँगा जूम की URL, वहाँ पर आ जाओगे आप, और वो अनऑफिशियल हमारी क्लास हो सकती है। ऑफिशियली वी हैव डेडलाइन टिल 10। अनऑफिशियल ले लें, हमने तो क्लास ही लेनी है। ठीक है, कोई इशू नहीं है, लेकिन उसके लिए ये होगा कि आप प्रैक्टिस करोगे, आपके पास जो मसले मसाइल होंगे मैं आपकी क्लास ले लूँगा, कोई इशू नहीं है। ठीक ठीक है ठीक सर। है, बाकी देखो सर्वलेट्स में आपने 3-4 दिन एक्स्ट्रा ले लिए थे, लेक्चर उसके अलावा कुछ ऑफ भी ले लिए थे आपने, तो इसकी वजह से आपको फील हो रहा है कि शायद 10 के बाद क्लास लेने की ज़रूरत है। लेकिन आज के बाद भी सिर्फ प्रैक्टिस की ज़रूरत है। इफ़ यू आर वेरी प्रीटी मच ओके विद द सर्वलेट्स, अगर सर्वलेट्स मजबूत है ना, ये कुछ भी नहीं है, ये हलवा है। आप एक मरतबा इसको देखोगे ना, आपने बोलोगे कि ये सारा काम हमने किया हुआ है, हम थक क्यों गए थे, आप खुद से सवाल पूछोगे। खैर ये चीज़ मुझे कंप्लीट करने दें। देखें, आप यहाँ पर स्टूडेंट पे आ गए, आप pom.xml को करके ओके करोगे। जब ओके करोगे तो आपसे 2 चीज़ें पूछेगा,
ओपन एज प्रोजेक्ट या ओपन एज फाइल, तो आप बोलोगे ओपन एज प्रोजेक्ट, तो वो क्या करेगा, पूरी डाउनलोड करेगा, उस तरह सारी चीज़ें डाउनलोड करेगा, और उसके बाद आपसे पूछेगा कि लॉगबुक का जो है मैं वो इनेबल कर दूँ, आप ओके बोलोगे। जब सब हो जाएगा तो आप इंटेलिजे को रीस्टार्ट करोगे, आपके पास सब कुछ चलना स्टार्ट हो जाएगा इस प्रोजेक्ट में। ठीक है, ओके सर। ठीक है जी। कोई कुछ कहना चाह रहा है, कुछ पूछना चाह रहा है? नहीं सर, मैं यही कह रहा था वीडियो अपलोड कर दें। वीडियो में मैं अभी क्योंकि शुरू में जो है ना, शुरू के 10-15 मिनट मेरा नेट नहीं था, तो इस वजह से मैं मैं वीडियो नहीं हूँ। अभी के अभी अपलोड कर देता हूँ, वो कोई इशू नहीं है। आप इस वीडियो को ही दोबारा देखिएगा, और कल हम जो है यहीं से ही कंटिन्यू करेंगे। कल हम 2 क्लासेस लेके अपनी ऑफिशियल क्लोज कर देंगे सारी चीज़ें, और ऑफिशियली जो है वी विल कंप्लीट अवर कोर्स। ठीक है, अब उसमें जो है 2-3 चीज़ें अगर रहती भी हैं, रैबिट एंड क्योर, वो 2-3 चीज़ें गेट और वो मैं आपको बता दूंगा भाई, ये चीज़ें रहती हैं जो मुझे पढ़ानी थी, जो कि टाइम की वजह से। हाइबरनेट भी सर है क्या? नहीं, हाइबरनेट नहीं रहेगा, वो जेपीए के अंदर वो हो जाएगा। जेपीए जावा परसिस्टेंस एपीआई इज आल्सो ओआरएम टूल, हाइबरनेट इज आल्सो ओआरएम टूल। अगर जेपीए आपको मजबूत हो जाता है, हाइबरनेट हलवा है। सिर्फ हाइबरनेट पढ़ लो कि जेपीए और हाइबरनेट में सर क्या एक फ़र्क और है। चीज सर, जी, एक और चीज, नो एसक्यूएल उसका उसका करेंगे या वो नहीं, खुद से देखना नो पड़ेगा? नो एसक्यूएल इज रिलेटेड टू द डेटाबेस। आपको देखना ज़रूरी है, देखना तो सब कुछ है, बहुत कुछ है, लेकिन नो एसक्यूएल इज अ पार्ट ऑफ डेटाबेस डिज़ाइन, के वो एसक्यूएल फॉर्मेट है या नो एसक्यूएल फॉर्मेट है, वो उसमें आपको हाइबरनेट कोई इशू नहीं करता कि वो एसक्यूएल है, नो एसक्यूएल है। आप हाइबरनेट को या जेपीए को सिर्फ इतना बताओ कि ये माई एसक्यूएल का है। जैसे कहाँ बताना होता है, यहाँ आ गए आप प्रॉपर्टी फाइल में, आप उसकी कॉन्फ़िगरेशंस आप उसको बता दोगे। ठीक है, बाकी हाइबरनेट का लेना देना होता ही नहीं है कि वो एसक्यूएल है या नो एसक्यूएल है, वो एंटिटीज़ के थ्रू काम करेगा, और आप एंटिटीज़ ही बनाते हो बेसिकली। हाइबरनेट के अंदर जो नो एसक्यूएल डीबी होता है, वो भी एसक्यूएल बन जाता है, आप उस पर सर सारी एसक्यूएल ऑपरेशंस हाइबरनेट परफॉर्म तो करते हो। बेसिकली होता ही डेटाबेस के लिए है हाँ, ना, डेटाबेस की जितने भी इश्यू होते हैं वो सॉल्व करता है। बिल्कुल। तो जेपीए भी वही है, हम जेपीए यूज़ कर रहे हैं तभी। मैं इसमें स्प्रिंग में जेडीबीसी यूज़ नहीं कर रहा, मैं जेपीए यूज़ कर हम्म। रहा हूँ, ताकि आपको ओआरएम टूल का पता चले। और ओआरएम जैसे हमारे पास जेपीए भी है, हाइबरनेट भी है। अगर जेपीए का पता है तो हाइबरनेट का भी ऑटोमेटिकली आपको पता है। जेपीए जो है, सॉरी, हाइबरनेट जो है वो जेपीए के शायद ऊपर बना हुआ है मेरे ख्याल से। जेपीए को पार्स करके वो सारी चीज़ें ऊपर बनी हुई है इसके पास। जैसे स्प्रिंग के अंदर आपके सर्वलेट्स चलते हैं, अगर आपने थ्योरी पढ़ी हुई है तो आपको ये पता होगा अभी कि ये जो सारी चीज़ें स्प्रिंग चलता है ना, इसके पीछे सर्वलेट्स चलते हैं। जी सर। तो उसके ऊपर बना हुआ है स्प्रिंग, तो इसी तरह जो हाइबरनेट है वो जेपीए के ऊपर बना हुआ है, और यहाँ पर ये जो है फिर हाइबरनेट के ऊपर डेटा जेपीए ये बना हुआ है जो हम यूज़ कर रहे हैं। इसका कंफर्म कीजिएगा, नॉट श्योर कि कौन सी चीज़ किसको रैप करती है। ओके सर। ठीक है, बाकी अवेसली कोई भी कन्फ्यूजन्स होगी तो हमें एक प्रोजेक्ट भी स्टार्ट करना था, तो वो भी मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपके साथ कनेक्ट रहूँ। कनेक्टिविटी हमारी होगी, ऐसा नहीं होगा कि हम ऑफिशियली ऑफ कर देंगे तो हमारा कोई कांटेक्ट नहीं, कांटेक्ट होगा। आई विल हेल्प यू आउट इन ऑल दीज थिंग्स, कोई इशू नहीं है वो। और साथ में आपकी इंटरव्यू की तैयारी भी चल रही होगी, और हमने जो 10 ठीक बोला है हुआ है उनको, तो हमने जो है अगलों ने आपसे सीवी भी ली हुई है, फिर वो आपका इंटरव्यू सेशन भी रखेंगे, लेंगे, तो वो सारी चीज़ें 10 के हिसाब से ही प्लान हुई हुई हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो इसको मैं अभी आगे नहीं ले जा सकता, और शायद मेरी इस पे आपसे बात हुई थी अवेश, याद है आपको यस सर। कि हम चीज़ों को आगे ले जाएं, इस पे मेरी आपसे बात हुई थी, डू यू रिमेंबर? यस सर, यस सर। लेकिन उस पर यही हुआ था कि हमारा फाइनल यही हुआ था कि सारी चीज़ें प्लान्ड है, और वैसे ही हम बहुत आगे जा चुके हैं, बहुत अच्छा। मुझे जुनैद में आपको एक चीज़ बताता हूँ, मुझे जुनैद ने कॉल करके पहली मर्तबा बोला था 3 हफ्तों में निकालना है, कोर्स पूरा करना है। बट व्हेन आई लुक के यहाँ पर जो है कोर की ज़्यादा ज़रूरत है, कोर का ज़्यादा नहीं पता, कोर को लेके चलना है, J2EE को लेके चलना है, सर्वलेट्स को लेके चलना है, तो ये 3 हफ्तों का काम नहीं है, ये 3 महीनों का काम होता है। लेकिन देन आई ट्राइड, और मैंने पूरी आउटलाइन एक बनाई जिसको मैंने देखा कि लेके चलना है, तो हम मैक्सिमम जो है मिनिमम हम 10 तक कंप्लीट करेंगे, और तकरीबन ही हम स्प्रिंग तक पहुंच ही गए हैं।
लेकिन अभी जो है चीज़ें कुछ रहती हैं, सही है, वो भी इस वजह से क्योंकि बहुत ऑफ हो गए बीच में, आपने जो ऑफ ले लिए थे, ठीक है। अगर वो ऑफ ना होते और उसमें थोड़ा सा ज़्यादा आप पुश कर लेते खुद को, तो शायद हमारा स्प्रिंग भी बहुत अच्छा खासा निकल जाता, ठीक है। सो थिंग्स आर ऑलरेडी प्लान्ड एंड so I can help you offline, unofficial but not official, okay। ठीक है सर। alright, कल फिर इंशाल्लाह 2 बजे, राइट। ओके ओके सर। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, कल कंटिन्यू करते हैं फिर। ओके, अल्लाह हाफिज़।